लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बताया था, और लिटरेरी सोर्सेज के साथ साथ हम लोग को आज के क्लास के अंदर देखना है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के इतिहास में अंदर इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरा एक इंपॉर्टेंस आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे हिस्ट्री को ज्योग्राफी ने इम्पैक्ट किया है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स बने हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर, उसमें आपका ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर ज्योग्राफी ने मदद नहीं की होती तो आपके बड़े बड़े साम्राज्य भी नहीं बन पाते। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आपको मिलेगा, और उसी को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास के अंदर मैंने हिस्टोग्राफी जो है वो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, उसके अंदर मैंने आपको दोनों के तीनों पर्सपेक्टिव्स बताए थे। एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी, और दूसरा मैंने आपको नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी। और आज की तारीख में जो इनफैक्ट हिस्ट्री चल रहा है, इन दोनों का मिक्सचर चल रहा है, बट गवर्नमेंट अभी कह रही है कि इसको भी फिर से रिफॉर्म करेंगे हम लोग, थोड़ा उसको है ना रीचेंज करने की या रीराइट करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, जब होगा तब होगा। अब लेट अस गो टू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बताया था। ये दो प्रकार के होंगे, एक सेक्युलर लिटरेचर होगा जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और दूसरा होगा रिलीजियस लिटरेचर जो धार्मिक ग्रंथों के साथ जुड़ा हुआ है। ये रिलीजियस लिटरेचर के अंदर हम लोग वैदिक लिटरेचर कह सकते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर कहते हैं, जैन लिटरेचर के रूप में पहचानेंगे, जहां पे इनफैक्ट इनकी किताबों के द्वारा इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिली। और सेक्युलर लिटरेचर हम लोग जब कहते हैं तो उसमें आपको कोर्ट ऑथर्स मिल जाएंगे, राजा की कोर्ट के अंदर बैठने वाले लोग मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि देयर वर अदर पीपल जो काफी सारे फॉरेन के ट्रैवलर्स थे, इन्होंने भी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें हमको जानकारी दी। हम लोग अब हिस्ट्री लिखने का जो दूसरा प्रोसेस है, जिसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स के रूप में या आर्कियोलॉजिकल साइंस के रूप में पहचानते हैं, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्कियोलॉजी के द्वारा ये जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। एक्चुअली द टाइमलाइन हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजी ओनली। क्यों आर्कियोलॉजी के द्वारा? क्योंकि आर्कियोलॉजी में हमको कुछ ना कुछ टेंजिबल मटेरियल मिल गया है। समझ में आ रहा है? टेंजिबल रिमेन्स का मतलब क्या होता है साहब, कि हमको बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें मिली है जिसका हमने जब साइंटिफिक एनालिसिस किया, तो आफ्टर डूइंग द साइंटिफिक एनालिसिस वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर एक कॉइन मिला है, से फॉर एग्जांपल एक कॉइन मिला है, तो ये कॉइन को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि ये 2000 साल पुराना है। अगर ये 2000 साल पुराना है आज के दिन से, तो इट माइट बी समवेयर इन दिस एरा ऑफ द पोस्ट मॉरियन इंडिया। समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, सो वी वर एबल टू हाईलाइट कि ये जो कॉइन है ये 2000 ईयर्स पुराना है, तो ये शायद तक मोस्ट प्रोबेबली इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्न इंडिया का होगा। फिर ये कॉइन्स के ऊपर इनफैक्ट किसी की इमेज बनाई गई है, से फॉर एग्जांपल एक राजा का थोबड़ा बना दिया गया है, तो उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं कि राजा का थोबड़ा बनाया है, राजा का नाम लिखा गया है, तो उससे भी हमको समझ में आता है कि इनफैक्ट ये किसके साथ जुड़ा हुआ था। कभी कभी कॉइन्स के ऊपर कुछ कुछ मैसेजेस भी लिखे जाते थे, ये मैसेजेस के द्वारा भी हमको पता चलता है कि कैसे इनफैक्ट उस टाइम पे जो आपकी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था। ठीक है, सो वी सी मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अंदर। और आर्कियोलॉजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक साइंस के रूप में उभर के आया है, जिसने एंशिएंट इंडिया के बारे में हमको नॉलेज दिया। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा होगा राम मंदिर का जो पूरा का पूरा केस है वो आर्कियोलॉजी के ऊपर तो डिपेंडेंट था, दैट वाज मेनली डिपेंडेंट ऑन द आर्कियोलॉजिकल साइंस ओनली। ठीक है, तो आपने देखा होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर आपके के मोहम्मद साहब के बारे में आपने जानकारी रखी होगी साहब, आपने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा होगा, पूरा एएसआई के ऊपर ही था साहब, पूरा का पूरा एक्सकेवेशन का जो प्रोसेस है। तो वो आप उससे समझ में आता है कि आर्कियोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड है, जिसके द्वारा हम लोग हिस्ट्री के सोर्सेज को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसको देखते हैं कि ये कितना पुराना है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या सोर्सेज आते हैं, व्हाट सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो हम लोग जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं तो हमको बहुत सारे सोर्सेज मिले। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन से प्रकार के सोर्सेज होते हैं? तो याद रखेगा कि वी सी, एक तो स्टोन के बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, पत्थर के हमको बहुत सारे संशोधन मिले, सामान मिल गया। फिर कभी कभी आपने देखा होगा हमको पॉटरी मिल गई है, अलग अलग कलर की पॉटरी है, ओकरे कलर पॉटरी, रेड एंड ब्लैक वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। ये वो सामान है इनफैक्ट जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पे अगर पॉटरी मिलती है तो पॉटरी उससे हमको समझाता है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा। अगर पॉटरी के अंदर अगर आपको होल वाली पॉटरी मिलती है, अगर पॉटरी के अंदर छोटे 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 छेद हो गए हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये परफोरेटेड पॉटरी है। और अगर परफोरेटेड पॉटरी है तो उस टाइम पे लोग थोड़ा बहुत है ना पीने का शौकीन रखता होगा, तो उससे भी हमको समझ में आता है कि भाई देखो ये पॉटरी का एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा, ये पॉटरी कहाँ पे लोकेटेड मिलती है?
तो से फॉर एग्जांपल यहाँ परफोरेटेड पॉटरी ज्यादा मिलती है और यहाँ पे प्लेन पॉटरी मिलती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के लोग पीने के शौकीन कम होंगे, यहाँ वाले पीने के शौकीन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी जो बातें हैं जो आर्कियोलॉजी के ऊपर से हमको समझ में आता है, जो अलग अलग प्रकार के आर्कियोलॉजी के एविडेंसेस है, इसको हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, और कैसे एनालिसिस करते हैं, तो इसका एनालिसिस बहुत ही साइंटिफिक वे के अंदर होता है। इसी के अंतर्गत आपने इनफैक्ट एक मेथड पढ़ी होगी जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग की मेथड। ये जो C14 का जो आइसोटॉप है कार्बन का, इसका कितना रिलीज हुआ है उसके द्वारा इनफैक्ट हमको जानकारी मिलती है। अब कार्बन डेटेड आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो आई विल नॉट गो इनटू द कार्बन डेटिंग कि वो क्या है, वो कैसे होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बट आपको खाली एक आइडिया पता होता है कि भाई वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम जितने भी सोर्सेज हमको मिलते हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए कौन सी आपकी सोर्सेज होते हैं, तो एक तो आपको माटी के और पत्थर के बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। आर्टिफैक्ट समझ में आता है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज मिल जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आपको ऐसे ऐसे स्मॉल, मैं कहूंगी फिगर्स मिल जाएंगे, इंसान की मूर्तियां मिल जाएगी। ये जो भी चीजें हैं उसका भी हम लोग एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितना पुराना था, वो कहाँ से मिलता था। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, उसके अंदर क्या मटेरियल यूज किया गया था, और उससे भी हमको उस टाइम पे जो सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशंस एग्जिस्ट किया करती थी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसी तौर के ऊपर इनफैक्ट जब जब लिखना शुरू किया इंसान ने, व्हेन ह्यूमन सोसाइटी स्टार्टेड डेवलपिंग एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग, तो बहुत सारे राजाओं ने अपने मॉन्यूमेंट्स बना के अपना नाम वहां पे चिपका दिया, जैसे इनफैक्ट उसको इंस्क्रिप्शन के रूप में पहचानते हैं। आप बहुत सारे इनफैक्ट वो जो हेरिटेज साइट्स के ऊपर जाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो जो जितनी भी आपकी हेरिटेज साइट्स है या आपकी जो भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां इस प्रकार के किसी ना किसी ने लव लेटर लिखे लिखे होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पे ये तीर निकाला है, इसका ब्रेकअप हो गया है, तो पीछे किसी का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसे हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, सो व्हेन वी सी द इंस्क्रिप्शन, तो इसका स्टडी किया जाता है इन द मेथड कॉल्ड एज एपिग्राफी। क्या कहते हैं दोस्तों? इट इज नोन एज एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो भी इनफैक्ट दीवारों के ऊपर किसी ने लिखा है, किसी ने कोई कॉलम के ऊपर लिखा है, किसी ने कोई मॉन्यूमेंट के ऊपर लिखा है, तो उन सब के ऊपर कोई मैसेज चिपकाया होता है। जैसे अशोक की हम लोग बात करेंगे, तो अशोक इनफैक्ट अपने मैसेज के ऊपर प्रियदर्शी नाम का इनफैक्ट हर बार अपना नाम लिखता था। अशोक कहता था कि देवम प्रियासी, अशोक कहता था कि प्रियदर्शी। और इसी के कारण इनफैक्ट अशोक जितने भी अपने पिलर्स बनाता है, वो जितने भी पिलर्स बनाएगा, वो पिलर्स के ऊपर जरूर से इनफैक्ट इस प्रकार के कोई ना कोई मैसेज छोड़ के जाएगा। ये मैसेज के द्वारा हमको जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की उस टाइम पे शासन व्यवस्था हुआ करती थी, किस टाइम पे हमको जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। जैसे मैं आपको अशोक की ही बात करता हूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अशोक। तो अशोक ने इनफैक्ट पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे पत्थर डाले थे। यू माइट बी अवेयर अबाउट द स्टोन इंस्क्रिप्शंस, यू माइट बी अवेयर अबाउट द पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अब जैसे मैं आपको एक एक स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे अशोक का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन आया है। कहाँ पे आया है? इट इज लोकेटेड इन गिरनार। पता है कि नहीं पता आपको? तो जब हम लोग गिरनार की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ गिरनार, गिरनार के अंदर अशोक ने इनफैक्ट अपना मैसेज वहां पे लिखवाया था। और वो मैसेज के अंदर इनफैक्ट अशोक ने ज्यादातर हमको जानकारी दी है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए। वैसा ही हम लोग आज के जो नेपाल है, ये नेपाल के अंदर लुम्बिनी नाम की जो जगह है, ये लुम्बिनी के पास भी आपको अशोक का एक पिलर मिलेगा। वो पिलर के अंदर इनफैक्ट अशोक ने अपना रिलीजियस बायस को शो किया है या रिलीजियस इंक्लिनेशन दिखाई है। और वो पिलर के अंदर उसने बुद्ध के बारे में और अपने बुद्धिज्म के बारे में जानकारी दी। वैसे ही हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे बोलेंगे तो कलिंग नाम की जो जगह है, यहाँ पे भी अशोक ने इनफैक्ट अपना मैसेज चिपकाया था। और कलिंग के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, तो कलिंग वाज द प्लेस जहाँ पे अशोक ने अटैक करके बहुत सारे लोगों को कत्लेआम किया था। और इसी के बाद अशोक ने वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखा, और पत्थर रखने के बाद अपने धम्म के बारे में जानकारी दी कि मैं ऐसा अब नहीं करूंगा, अब समाज को बदलने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है ना? तो कहने की बात क्या है, व्हाट आई मीन टू से, इंस्क्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन जिसे हम लोग प्रशस्ति के रूप में पहचानते हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती है। कोई भी राजा होगा वो अलग अलग अपने मैसेजेस चिपकाएगा। कोई मंदिर की दीवारों के ऊपर लगाएगा, कोई पिलर्स के ऊपर लगाएगा, कोई रॉक के ऊपर लगाएगा, कोई अपनी महल होगा, अपना जो पैलेस होगा उसके ऊपर लगाएगा। बट दे विल ट्राई टू पोर्ट्रे द मैसेज टू द पीपल। और वो जो भी इनफैक्ट अपने मैसेजेस है, उनको जो हम लोग स्टडी करते हैं,
वो साइंस को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी इज द साइंस ऑफ रीडिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस में जो भी स्क्रिप्ट यूज की गई है, जो भी लैंग्वेज यूज की गई है, उसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो अभी किसी ने पूछा था कि सर एपिग्राफी क्या होता है, तो एपिग्राफी और कुछ नहीं है, खाली ये स्टडी है। ये स्टडी के द्वारा हम लोग इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो उससे भी हमको इतिहास की जानकारी मिली कि कैसी सोसाइटी हुआ करती थी, कैसी पॉलिटिकल कंडीशंस थी, कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस थी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? अब कभी कभी अशोक हर जगह के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे, तो अशोक क्या करता था, व्हाट अशोक यूज्ड टू डू, अशोक यूज्ड टू राइट हिज पेन नेम दैट इज नोन एज प्रियदर्शी। अशोक क्या करता था, अपना खुद का नाम नहीं लिखता था, अशोक खाली एक ही नाम लिखता था, प्रियदर्शी या देवम प्रियासी। बट कभी कभी हम लोग अशोक को देखते हैं तो अभी एक दो जगह के ऊपर उसने अपना पर्सनल नाम भी लिख दिया, ही हैज रिटन हिज पर्सनल नेम। तो कभी कभी क्वेश्चन वहां से आता है कि इनमें से कौन सी जगहों के ऊपर अशोक ने अपना खुद का पर्सनल नाम लिख दिया था। ठीक है, अब अशोक ने क्यों अपना खुद का नाम नहीं लिखा, उसके पीछे दो तीन थियरी है। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अशोक इनफैक्ट जो स्क्रिप्ट यूज करता था वो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। वो जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो स्क्रिप्ट का नाम था ब्राह्मी, और जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो थी प्राकृत। ठीक है, जैसे मैं आज की तारीख के अंदर आपको बता रहा हूं कि मैं इनफैक्ट जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो इंग्लिश है, और स्क्रिप्ट भी अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी की जो रोमन स्क्रिप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं उसी के साथ डील कर रहे हैं। पर अशोक क्या करता था, लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत यूज करता था, और स्क्रिप्ट जो है, भाषा जो लिखने के लिए होती थी, वो इनफैक्ट ब्राह्मी यूज करता था। अब अशोक ने क्यों अपना खुद का नाम नहीं लिखा, क्योंकि अशोक वांटेड टू कन्वे टू द पीपल कि मैं आपका बिग बॉस हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे वो बिग बॉस का भोंपू नहीं लगाया गया था पूरे इंडिया के अंदर। तो अशोक चाहता था कि मेरा मैसेज मेरी पब्लिक के साथ जाना चाहिए, और पब्लिक मुझे स्वीकारनी चाहिए। अब पब्लिक उसको तभी स्वीकारेगी जब वो अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाएगा। तो वो कहता था कि मैं देवम प्रियासी हूं, तो पब्लिक को लगता था कि अशोक इज द बिलोवेड ऑफ द गॉड्स, एंड इफ यू ट्राई टू रिवोल्ट अगेंस्ट अशोक देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारे भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनफैक्ट अशोक ने एक डिवाइन ओरिजिन का एक कंसेप्ट निकाला, समझे आप लोग? ठीक है, तो राजा बहुत छाने होते हैं साहब, ऐसे ही आप थोड़ी रजवाड़ा चला सकते हो। ठीक है, तो आप इनफैक्ट धर्म का उपयोग करके किस तरह से अपना शासन चलाते हो, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हाँ, तो एक तो था इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के बाद आपको दूसरा क्या मिलेगा साहब, आपको कॉइन्स मिलेंगे। अब देखिए, एंशिएंट इंडिया में कोई भी डायनेस्टी हो गई, उन सब ने अपने कॉइन्स का यूज किया है। मतलब मैं आपको पूरा एंशिएंट इंडिया समझा सकता हूँ, व्हाई द कॉइन्स। और कॉइन्स के ऊपर से ऑप्शनल में तो बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमको कॉइन्स नहीं मिलेंगे, बट वी फाइंड द सील्स वर यूज्ड। आपको छोटे छोटे 2 इंच बाय 2 इंच के, आपको स्क्वायर शेप या राउंड शेप के, आपको है ना माटी के कुछ कुछ सामान मिलेगा, जिसके ऊपर कुछ कुछ इमेजेस आपकी बनाई होती थी, और वो इनफैक्ट कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज होती थी। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट? बट बाय द टाइम ऑफ वैदिक एज, जब हम लोग वैदिक एज की बात करते हैं, तो इस दौरान तक आते आते हमको काफी सारी मात्रा में कॉइन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉइन्स जब हम लोग देखते हैं तो वो प्रॉपर आज के जैसे शेप में नहीं हुआ करते थे, बट वी सी कि उस टाइम पे थोड़ी बहुत गोल्ड की, इनफैक्ट छोटी छोटी आपकी करेंसी का यूज होता था। ज्यादातर बार्टर का ही यूज होता था, मतलब सामान आना जाना, बेचने में या लेने में इनफैक्ट लोग एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स ही करते थे। बट इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आपको निशक करके एक शब्द मिलेगा, या निशका सब करके एक शब्द मिलेगा, जो गोल्ड कॉइन्स के लिए उस टाइम पे भी यूज हुआ था। ठीक है, तो उन सब चीजों से भी हम कह सकते हैं साहब कि देखिए, राइट फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया, अलग अलग टाइम्स के अंदर किसी ने गोल्ड के कॉइन्स यूज किए, किसी ने सिल्वर के कॉइन्स यूज किए हैं, कॉइन्स के ऊपर क्या क्या इमेजेस यूज की है, उन सब के ऊपर भी हम लोग कह सकते हैं कि कैसे इनफैक्ट आपके कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ। और कॉइन्स का जब हम लोग अभ्यास करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉइन्स, तो कॉइन्स के द्वारा हमको नॉलेज मिलता है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हुआ करती थी। कॉइन्स के द्वारा हमको नॉलेज मिलता है कि उस टाइम पे कैसी आपकी समाज की व्यवस्था हुआ करती थी, और लोग कैसे व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो मेटल टाइप ऑफ कॉइन कैसे, इनफैक्ट उसके ऊपर कोई फिगर इंप्रेशन बनाई गई है, कॉइन के ऊपर किसी का थोबड़ा इकट्ठा किया है। अगर इनफैक्ट कोई राजा का फोटो होता है तो हमको समझ में आता है कि राजा मजबूत था। बट अगर आप गुप्ता एज की बात करोगे तो आपको एक क्वीन मिलेगी जिसका फोटो भी इनफैक्ट आपको कॉइन के ऊपर मिल जाएगा। तो उससे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उससे भी हम लोग जरूर कह सकते हैं कि देखिए, इवन द क्वीन आर ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स, देयर वाज पावर ऑफ द क्वीन एट दैट टाइम। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम लोग जरूर से ये कह सकते हैं साहब कि कॉइन्स का भी अपना इंपॉर्टेंस था। अब कॉइन्स के साथ साथ इनफैक्ट एक और आपको चीजें मिलेगी, वो है अलग अलग प्रकार के मॉन्यूमेंट्स।
मॉन्यूमेंट्स जो थे वो कौन से प्रकार के थे, आता हूं मैं कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स में आपको स्तूप मिल जाएंगे, खंबे मिल जाएंगे, गुफाएं मिलेगी, टेम्पल्स मिलेंगे, स्कल्पचर्स मिलेंगे। उन सब के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रकार के मैसेजेस इंस्क्राइब किए जाते थे। और ये जो भी मैसेजेस इसके ऊपर इंस्क्राइब किए जाते थे, जब हम लोग उसका अभ्यास करते हैं तो वहां से भी हमको एंशिएंट इंडिया के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। तो मोनेस्ट्रीज मेनली इस टाइम पे इनफैक्ट केव्स के रूप में थी, जैसे हम लोग चैत्य और विहार के रूप में पहचानते हैं। तो उसके अंदर भी कुछ कुछ प्रकार के मैसेजेस लिखे जाते थे, तो उससे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर वेरी रिलायबल कंपेयर टू द लिटरेरी सोर्सेज। एक्चुअली लिटरेरी सोर्सेज में बहुत सारे बायसेस हो जाते हैं, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था, और उसमें लिमिटेड नॉलेज मिलता है। पर आर्कियोलॉजी में आपको शॉर्ट नॉलेज मिल जाता है कि ये चीज का उपयोग इसके कारण ही होता होगा, और इसका इतना जो ज्योग्राफिकल एक्सपांशन है वो भी इस प्रकार से हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि आज जो भी साइंटिफिक हिस्टोरिकल राइटिंग डेवलप हुआ है, उसमें लिटरेरी प्लस आर्कियोलॉजी इन दोनों का मिक्सचर है। और ज्यादातर अब आर्कियोलॉजी की तरफ लोग ज्यादा जा रहा है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का अपना इंपॉर्टेंस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर मैंने आपको अलग अलग मिट्टी के या स्टोन के आर्टिफैक्ट्स बताया, जैसे ये पत्थर की बात कर दी। तो ये जितने भी पत्थर है साहब, ये पत्थर के द्वारा हमको पूरा का पूरा स्टोन एज के बारे में जानकारी मिली। और जब हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद स्टोन एज के ऊपर आएंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्टोन एज पूरा का पूरा स्टोन के ऊपर से ही एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलता है कि कैसे ह्यूमैनिटी का ओरिजिन होता है, और किस तरह से ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन होते होते हम एक सिविलाइज्ड कल्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। मॉन्यूमेंट एंड इंस्क्रिप्शन में क्या इनफैक्ट फर्क होता है? अरे बेटा, इंस्क्रिप्शन का मतलब है मैसेज। ये इंस्क्रिप्शन कहीं पे भी लिख सकते हो, आप समझने की कोशिश करो दोस्त। इंस्क्रिप्शन कैन बी रिटन ऑन अ वॉल, जैसे ये बिल्डिंग है, ये वॉल की बिल्डिंग के ऊपर आपने कुछ लिख दिया, तो ये इंस्क्रिप्शन के रूप में हो जाएगा। फिर जैसे ये पिलर है, ये पिलर के ऊपर लिख दिया, तो ये भी इंस्क्रिप्शन के रूप में हो गया। उसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे, ये स्तूप बनाया है, ये स्तूप के ऊपर मैंने कुछ लिख दिया, तो ये भी इंस्क्रिप्शन हो गया। उसी तौर के ऊपर मैं कहूंगा कि मैंने एक टेम्पल बनाया है, ये टेम्पल की दीवार के ऊपर मैंने यहाँ पे अपना मैसेज चिपकाया है, तो ये भी इंस्क्रिप्शन हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि आप इनफैक्ट कोई भी प्रकार का मैसेज जब इनफैक्ट फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखवाते हो, तो उसको इंस्क्रिप्शन के रूप में पहचानेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ताजमहल के ऊपर इंस्क्रिप्शन है कि नहीं है? ताजमहल में अगर आप देखोगे तो आपको एक मैसेज की टेक्निक मिलेगी, पीटराडूरा के रूप में हम लोग पहचानते हैं। और इनफैक्ट पीटराडूरा जो एक टेक्निक है जहां पे इनफैक्ट कुरान के जो सोर्सेज है उसको कूफी किया गया है। मैं मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि ताजमहल के अंदर भी कुरान की जो आयतें है, कुरान की जो आयतें है, उसको भी इनफैक्ट लिखा गया है इन अ वेरी कलरफुल वे, ठीक है। बट वो पत्थर के अंदर उन्होंने कार्विंग करके किया है, ठीक है। तो वो भी एक इंस्क्रिप्शन का एक प्रकार ही आपको मिल जाएगा, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ज्यादातर हम लोग क्या बात करते हैं, वट एवर वी सी एनी काइंड ऑफ हार्ड सरफेस, कोई भी ऐसा कोई हार्ड सरफेस है, वो चाहे लकड़ा हो गया, वो चाहे कॉपर हो गया, वो चाहे स्टोन हो गया, वो चाहे आयरन हो गया, वो चाहे कोई मॉन्यूमेंट भी इनफेक्ट हो जाएगा, उसकी दीवार के ऊपर भी कुछ चिपका के किसी ने लगा दिया है, तो वो एक इंस्क्रिप्शन का प्रकार हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये इंस्क्रिप्शन, अरे बेटा ताजमहल के ऊपर आया नहीं हूं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। कूफी का मतलब क्या होता है कि कुरान के जो भी वर्ड्स है, जो भी आपके अरेबिक वर्ड्स है, ये अरेबिक वर्ड्स को इनफैक्ट आपने कैलीग्राफी के रूप में लिखा गया है, ठीक है। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी, ठीक है। तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट का ही प्रकार है, पर कैलीग्राफी में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। और मैं आपको बता रहा था कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब स्कल्पचर क्या होता है दोस्तों? स्कल्पचर का मतलब है मूर्ति कला, ठीक है। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, ठीक है। सो वी सी स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, जो इंडिविजुअल कोई मूर्ति बनाई है। जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ पे मैंने एक मूर्ति बना दी है, लेट मी मेक यू अ मूर्ति, ठीक है। एक मैंने मूर्ति बना दी साहब, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे कुछ मैसेज चिपका दिया, गेटिंग माय पॉइंट। तो उससे भी हमको समझ में आता है कि भाई ये भी एक इंस्क्रिप्शन का प्रकार है। जैसे आप इनफैक्ट मथुरा के अंदर चले जाओगे तो आपको एक मूर्ति मिलेगी, ये मूर्ति के अंदर इनफैक्ट आपको इस प्रकार की एक इमेज मिलती है। ये इमेज क्या कोई थोबड़ा नहीं है, बट इसके नीचे इनफैक्ट एक मैसेज लिखा हुआ है। ये मैसेज के अंदर एक राजा का नाम लिखा गया है। किसकी मूर्ति है ये साहब? ठीक है, इट इज द इमेज ऑफ कनिष्क। यस मिस्टर इग्नोरेंट, ठीक है। कनिष्क की इमेज मिलेगी। कनिष्क करके एक राजा था जो पोस्ट मॉरियन एज में आता है। तो उसकी मूर्ति के नीचे उसका जो स्कल्पचर है, वो स्कल्पचर के नीचे हमको जानकारी मिलती है कि भाई देखिए ये राजा का ये फोटोग्राफ था, ठीक है। तो ये अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, जब उसका स्टडी करते हैं
तो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा इनफैक्ट हमको अलग सारी चीजें मिल जाती है। हेडलेस क्यों है? तो किसी ने तोड़ दिया होगा, समवन माइट हैव ब्रोकन इट। हाँ, तो पहले तो क्या डायनेस्टीज आपकी बदलती रहती थी, एक राजा आता था, दूसरा राजा जाता था, तो जब नया राजा आता था तो पुराने राजा को खचक करके जाता था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट नीचे जो लिखा था इंस्क्रिप्शन, वो इंस्क्रिप्शन से हमको जानकारी मिली कि ये जो मूर्ति है ये कनिष्क की मूर्ति है। चलो बना देते हैं, आपको बुरा ना लगे इसके लिए, चलिए ठीक है, ये कनिष्क का थोबड़ा बना दिया। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो सारी भाषा में आपको इंस्क्रिप्शन क्या है समझ में आया कि नहीं आया? इंस्क्रिप्शन अलग अलग जगह के ऊपर मिलेगा। वो इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये इलाहाबाद नाम की जो जगह है, इलाहाबाद, ये इलाहाबाद के अंदर अशोक का एक खंबा आया हुआ है, देयर इज अ पिलर ऑफ अशोक। यहाँ पे अशोक ने बहुत सारा मैसेज लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये आपकी ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, दिस इज द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और ये खंबे के अंदर इनफैक्ट अशोक ने अपना मैसेज चिपकाया है अपने लोगों के लिए। ठीक है, ये वही इलाहाबाद पिलर है जहां पे समुद्रगुप्त का भी मैसेज मिल जाएगा। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, जब आगे के क्लासेस के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारे राजाओं का नाम भी हमको यहाँ से मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन सब चीजों में हमको समझ में आता है कि आपके जितने भी सोर्सेस थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, या आपके जो भी इनफैक्ट स्टोन के टूल्स थे, उन सब का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उससे भी हमको इतिहास समझ में आता है। ठीक है, वो चाहे सांची का स्तूप हो गया, वो चाहे हड़प्पा के अंदर इनफैक्ट मिलने वाले सील्स हो गए, वो चाहे आपकी पॉटरी हो गई, वो चाहे आपका कोई मॉन्यूमेंट हो गया, जैसे ये अजंता के अंदर टेम्पल नंबर 16 है, सॉरी इलोरा के अंदर, माय बैड, इलोरा के अंदर आपको इनफैक्ट टेम्पल नंबर 16 मिलेगा। और ये जो टेम्पल 16 है इसको कैलाश टेम्पल कहते हैं। इसके मंदिर की दीवारों के ऊपर भी कुछ कुछ मैसेज लिखे गए हैं, तो उससे भी हमको समझ में आता है कि उस दौरान क्या इतिहास हुआ करता था। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आपके जो भी क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको बताया 8:50 के ऊपर रखिएगा, अभी नहीं रखेंगे, अभी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ। चलिए ठीक है ना? सो व्हाट डू वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी सोर्सेज हम लोग इतिहास में देखते हैं, वो सोर्सेज का अपना एक सिग्निफिकेंस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का अपना सिग्निफिकेंस है, लिटरेरी सोर्सेज का अपना सिग्निफिकेंस है। आर्कियोलॉजी में हमको ज्यादा समझ में आता है, क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजी में हमको एक तो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी मिल जाता है। अब क्रोनोलॉजी कैसे चलता है प्रताप? क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास जो साइंटिफिक एनालिसिस की टेक्निक अवेलेबल है, और कौन सी है एनालिसिस की टेक्निक? तो मैंने आपको बताया कार्बन डेटिंग से लेके इनफैक्ट पैलियो डेंटोलॉजी के लेके इनफैक्ट आपकी पैलियो बॉटनिकल स्टडीज होती है, जो आपकी आपकी ह्यूमन बॉडी को भी, स्केलेटॉन्स की भी स्टडी की जाती है। तो उन सब के कारण हमको पता चलता है कि ये एग्जैक्टली कितने साल पुराना है। अब कोई आर्टिफैक्ट कितने साल पुराना है जब हमको पता चल जाता है, तो हम लोग उसको आराम से क्रोनोलॉजी में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो बिकॉज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर वेरी रिलायबल, तो हमको पता चलता है कि कैसे हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ, और कैसे इनफैक्ट आपका हिस्ट्री का प्रोसेस और प्रोग्रेस होता है, जो लिटरेरी सोर्सेज में नहीं पता चलता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हमको बहुत सारी चीजें मिलेगी, और उन सब से हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पे इंसान क्या खाया पिया करता था, हमारा कल्चर कैसा हुआ करता था, हम लोग किस प्रकार से इनफैक्ट एक सिविलाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ करते थे, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। और हम लोग ये यही कह सकते हैं कि उस टाइम पे व्यापार पद्धति, आपकी बरियल प्रैक्टिसेस, आदमी का जब मृत्यु होता है तो उसको कैसे बरी किया जाता था, खाने पीने की टेक्निक्स, खेती होती थी कि नहीं होती थी, इन सब का स्टडी हम लोग को आज की तारीख में अवेलेबल है। और जहां जहां लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहां वहां आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण हिस्ट्री का जो राइटिंग है वो आर्कियोलॉजी प्लस लिटरेरी, इन दोनों का मिक्सचर के रूप में होता है। आर्कियोलॉजी ज्यादा रिलायबल होगा कंपेयर टू द लिटरेरी, पर इसको निगेट नहीं कर सकते, इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है, इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। जब ये दोनों यार मिल बैठते हैं तो कुछ कुछ हिस्टोरियंस आते हैं, और हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखने की शुरुआत करते हैं तो उसको हिस्ट्रियोग्राफी के रूप में पहचाना जाता है। द राइटिंग प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्ट्रियोग्राफी। ये हिस्ट्रियोग्राफी अंग्रेजों ने लिखना शुरू किया था भारत के अंदर आके, जब 1760s के बाद अलग अलग किताबों और अलग अलग संस्थाओं की स्थापना करके भारतीय इतिहास को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भाई क्या इसका सिग्निफिकेंस है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का और लिटरेरी सोर्सेज का। ठीक है ना? तो ये एक एक करके मैं आपको इसका एनालिसिस समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही आपका हिस्ट्री का ओरिजिन हो रहा है, हर एक टॉपिक यहाँ से ही उभर के आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर, यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट कि हाउ वी कंपेयर द बोथ द साइंसेस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेम
है ना। तो ये ऑप्शनल में भी आ सकता है, ये जनरल स्टडीज में भी आ सकता है, दोनों में आपको पूछा जा सकता है। और नहीं भी पूछेगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का बेसिस ही ये है। अगर आपने ये नहीं समझा है तो आप सब्जेक्ट को खाली है ना हवा में बातें कर रहे हो, यू आर जस्ट रीडिंग इन फ्रॉम दी सुपरफिशियल वे। एंड आई डोंट लाइक टू टीच इन अ सुपरफिशियल वे। मैं तो इनफैक्ट बहुत ही क्लियर कट मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे पढ़ाने का, कि आपको इनफैक्ट पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके धीरे धीरे करूंगा, ठीक है। अब काफी लोग को लग रहा है कि स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो आप यूज टू हो जाओगे, एक दो सेशन जाने दो, यू विल कंप्लीटली गेट यूज टू दिस पॉइंट, ओके है ना। तो आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए कॉइन्स की बात कर देते हैं, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉइन्स, ठीक है, टीच यू द कॉइन्स। अब देखिए कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना। तो हम लोग कॉइन्स की बात करते हैं, तो कॉइन्स से हमको क्या क्या चीजें पता चली है, व्हाई वी स्टडी द कॉइन्स। और राइट फ्रॉम दी हड़प्पन्स हम लोग को देखने को मिलता है कि कॉइन्स का अपना सिग्निफिकेंस है। कॉइन्स का सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, कि जितना भी आप प्राचीन भारत का इतिहास देखोगे, सब जगह पे कोई ना कोई डायनेस्टी ने कॉइन्स इश्यू किए हैं। ये कॉइन से हमको तीन चार चीजें पता चलती है। पहली चीज हमको पता चलती है कि राजा कितना कंगाल था। कंगाल का मतलब है, अगर कोई डायनेस्टी ने गोल्ड कॉइन्स इश्यू कराए तो समझ में आता है राजा मालदार था। पर अगर कोई डायनेस्टी ने कॉपर के कॉइन्स इश्यू कराया है, उसका मतलब ये समझ में आता है कि राजा की है ना हालत खराब हो चुकी थी। और कोई कोई राजा तो ऐसे थे कि कॉइन्स इश्यू कराने के बाद उसको वापिस खींच देते थे, डीमोनेटाइजेशन भी किया था एक राजे ने, ठीक है। तो मिडिवल इंडिया में आप जब जाओगे तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक करके एक राजा मिलेगा, वो वाज नोन फॉर द डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो उससे भी हमको समझ में आता है कि क्या सिचुएशन हो गई थी भाई हमारी अर्थव्यवस्था की। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स का इंपॉर्टेंस ये है मेरे दोस्तों, कि इट गिव्स अस द डिटेल अबाउट द कंडीशंस ऑफ द कॉइन्स। और कॉइन्स का एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब चीजों में हम लोग उसका अभ्यास कर सकते हैं। और कॉइन्स के द्वारा भी हमको इतिहास पता चलता है, क्योंकि कॉइन्स के द्वारा हमको सोसाइटी की कंडीशन भी पता चली, कॉइन्स के द्वारा हमको इकोनॉमिक कंडीशंस भी मिलती है, ठीक है। तो इट इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स, दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ कॉइन्स। और हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अब देखिए इनिशियली बार्टर सिस्टम होता था, कोई भी समाज व्यवस्था होती है उसमें बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपकी, ठीक है, एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आपको पढ़ा देता हूं, अगर आपकी कोई दुकान है तो आप मुझे आईफोन गिफ्ट करिएगा। कोई और एक स्टूडेंट की दुकान है, से फॉर एग्जांपल किसी की कपड़े की दुकान है, तो कोई मेरे को कपड़ा गिफ्ट करिएगा। कोई एक तीसरे स्टूडेंट की गाड़ी की दुकान है तो मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दीजिएगा। और फिर एक चौथे स्टूडेंट की पेट्रोल पंप की दुकान है तो मुझे लाइफ टाइम पेट्रोल दे दीजिएगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, गेटिंग माय पॉइंट। बट बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आता है साहब, हर बार डबल कोइंसिडेंस ऑफ आपकी जो इनफैक्ट है ना, जो वांट्स है वो पॉसिबल नहीं होती है आपकी। इनफैक्ट आपको पढ़ना ही है और मुझे गाड़ी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी मारुति की डीलरशिप होगी, मेरी डिमांड बीएमडब्ल्यू से कम नहीं है साहब, ठीक है। तो हम लोग कैसे एक दूसरे को एडजस्ट कर पाएंगे। तो व्हाट आई विल डू, मैं कहूंगा कि बेटा तुम मारुति अपने पास रखो, आप मुझे बीएमडब्ल्यू के इक्विवेलेंट की फीस दे दीजिएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसी के कारण क्या होता है कि बार्टर सिस्टम के द्वारा जब एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो आपकी कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ। अब जब कॉइन्स बनने शुरू होते हैं, क्योंकि पहले फियाट मनी नहीं हुआ करता था, पहले जो भी था वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटल का कंसेप्ट मिलेगा। आपने शायद इनफैक्ट सर के पास पढ़ा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ही ये कंसेप्ट है। और इनफैक्ट मेटल का खुद का अपना सिग्निफिकेंस था। जितना इनफैक्ट हैवी मेटल होगा उतना ही राजा का एक इनफैक्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। उसके द्वारा हमको समझ में आता है कि क्या कंडीशन हो गई थी आपकी इनफैक्ट कॉइनेज सिस्टम की। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब आप समझने की कोशिश करो कि पहले बहुत सारे लोगों ने गोल्ड के कॉइन्स इशू कराए, फिर धीरे धीरे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको सिल्वर के कॉइन्स मिलेंगे, फिर आपको ब्रॉन्ज के कॉइन्स मिल जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट, फिर कॉपर के कॉइन्स मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी करेंसी आपको मिलेगी। आयरन के भी आपको कॉइन्स मिलते हैं कुछ कुछ जगह के ऊपर। तो उससे हमको समझ में आता है कि कैसी आपकी कंडीशन हुआ करती थी, इकोनॉमिक कंडीशन हुआ करती थी, सोशल कंडीशन हुआ करती थी, ठीक है। कॉइन्स के ऊपर अगर कोई मैसेज लिखा गया, इफ सर्टेन मैसेज इज रिटन, तो ये मैसेज के द्वारा हम लोग को आइडेंटिफाई समझ में आता है कि राजा क्या कहलवाना चाहता था पब्लिक को, व्हाट द किंग वांटेड टू पोर्ट्रे टू द पीपल, ठीक है। कहां कहां पे कॉइन्स मिले हैं, उससे भी हमको समझ में आता है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इन द गुप्ता पीरियड यहाँ पे आपको बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे गुप्ता पीरियड के। यहाँ पे भी आपको गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे गुप्ता पीरियड के। अब क्यों मिलेंगे साहब, क्योंकि गुजरात एट दैट टाइम वाज द पोर्ट जिसके द्वारा द गुप्ता किंग्स यूज्ड टू ट्रेड। और यहाँ पे आपको बैरी गाजा करके एक जगह मिलेगी,
जिसे ग्रीक लोग इनफैक्ट बैरी गाजा के रूप में पहचानते थे, ये हम लोग कहते थे ब्रिग कच्छ। ये जो ब्रिग कच्छ नाम की जो जगह है, दैट इज नोन एज भरूच, जो आज के प्रेजेंट डे इंडिया में भी है, वहां पे इनफैक्ट आपको बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। तो जब गोल्ड कॉइन्स एक बहुत बड़ी मात्रा में मिले, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ द गोल्ड कॉइन्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छा चल रहा था। बट अगर मैं कहूँ बट अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन मिला है, एक गोल्ड कॉइन यहाँ पे मिला है, एक गोल्ड कॉइन यहाँ पे मिला है, तो मैं कहूंगा कि ये कोई स्केटर्ड गोल्ड कॉइन है, घूमता घूमता कोई लेके आया होगा, सोवेनियर के रूप में किसी ने रखा होगा, या एक आध छोटा 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 कहीं से निकल के आ गया होगा, ठीक है, चिल्लर पार्टी के रूप में। गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे भी हमको समझ में आता है कि इनफैक्ट आपके गोल्ड कॉइन्स कैसे मिले हैं। जहां जहां होर्ड्स के अंदर, मतलब एक बड़े लॉट के अंदर मिले थे, वहां पे हमको ट्रेड एंड कॉमर्स का सिग्निफिकेंस पता चलता है। जहां जहां हमको स्ट्रे मिले हैं, स्ट्रे का मतलब है एक आध घुमा फिरा मिल जाएगा, तो उसे हम लोग कह सकते हैं बहुत ही लिमिटेड इनफैक्ट कुछ इन्फ्लुएंस हुआ होगा। इनफैक्ट कॉइन्स के अंदर की जो टेक्निक थी बनाने की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये अगर आप कॉइन देख रहे हो, तो इसी को हम लोग पंच मार्क कॉइन्स के रूप में भी पहचानते हैं। अब देखो पंच मार्क में क्या होता है, जब लिक्विड मेटल होता है, उसको पीछे से आप जब पंच मारोगे तो आगे का साइज एम्बोज हो जाएगा। तो इफ यू कैन सी, दिस इज काइंड ऑफ एम्बोज्ड, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो पंच मार्क कॉइन है, ये आपको लेटर ऑन इनफैक्ट महाजन पीरियड के दौरान मिल जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड के दौरान डेवलपमेंट होना मिल जाता है। तो उससे भी हमको समझ में आता है कि कैसे इनफैक्ट डेवलपमेंट हुआ होगा। और कॉइन्स के ऊपर जितने भी इनफैक्ट भगवान का कोई फोटोग्राफ है, कोई राजा रानी का फोटोग्राफ है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुमार देवी का एक फोटोग्राफ मिलेगा ये इमेज के अंदर। कुमार देवी बेसिकली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, तो वो गुप्ता डायनेस्टी से ही बिलोंग कर रही है क्वीन। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो उससे भी हम कह सकते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस। होल्स का मतलब है कि हमको लॉट में मिलता है, लॉट का मतलब क्या है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उससे भी वो हमको समझ में आता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट कॉइन्स को किसने इश्यू किया था, उससे भी हमको समझ में आता है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन्स को पहले इनफैक्ट राजा भी इशू करता था, और कुछ कुछ इनफैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी इशू किया करते थे। एंशिएंट इंडिया के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग श्रेणी के रूप में पहचानते हैं, उसको गिल्ड्स के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये गिल्ड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बाय द पीरियड ऑफ महाजनपद कैसे इंडिया में बिजनेस गिल्ड्स का डेवलपमेंट होता है। और इन्होंने भी अपने खुद के कॉइन्स इशू कराए हैं। तो राजा तो करता था, इनफैक्ट व्यापारी संगठन भी किया करते थे, ट्रेडर्स के एसोसिएशन भी किया करते थे। तो इन सब से भी हमको समझ में आता है कि कैसे कॉइन्स का डेवलपमेंट मिलेगा। कॉइन्स के ऊपर अलग अलग प्रकार की इमेजेस मिलेगी। जैसे मैं सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा, तो सातवाहन डायनेस्टी के कॉइन्स के ऊपर हमको बोट की इमेजेस मिलती है। ये बोट की इमेजेस से हमको समझ में आता है कि सातवाहन डायनेस्टी ने इनफैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स को काफी प्रोपोगेट किया होगा, और अपने इनफैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए इनफैक्ट इन्होंने ये बोट्स का यूज किया होगा, शायद तक एक्सटर्नल ट्रेडिंग भी किया करते होंगे, ठीक है। तो इन सब से भी हम लोग कह सकते हैं कि क्या भगवान की इमेजेस मिलती है, कहाँ कहाँ पे राजा का नाम मिलता है, कहाँ कहाँ पे कभी आपको डेट्स मिल जाएगी, शाका एरा, या आपको विक्रम संवत के बारे में जानकारी मिलती है, जो कैलेंडर के बारे में हमको नॉलेज देता है। तो कॉइन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। वो कहाँ पे मिलता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जब उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उससे भी हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे साहब, है ना। यस, प्राचीन भारत में दो प्रकार के कॉइन्स इशू होते थे। एक मर्चेंट यूज किया करते थे, जो मर्चेंट्स ने इशू किए थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने, और एक राजा खुद करता था। और कुछ कुछ कॉइन्स तो कौन इशू करता था, उसके बारे में हमको अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो जनरली दो तीन प्रकार के आपको कॉइन्स मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको समझ में आया कि क्या सिग्निफिकेंस है कॉइन्स का। तो कॉइन्स का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, कॉइन्स का भी अपना एक महत्व है। जब जब हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो थ्रू आउट द हिस्ट्री मैं जितनी भी डायनेस्टीज को आपको पढ़ाऊंगा, उन सब के अंदर मैं कहीं ना कहीं जब ट्रेड एंड कॉमर्स और इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कि अब कॉइन्स आपके बदल रहे हैं, कॉइनेज सिस्टम बदल गया है। कॉइनेज सिस्टम के अंदर यहाँ पे गोल्ड कॉइन था, यहाँ तक आते आते इनफैक्ट गोल्ड कॉइन की क्वालिटी खराब हो रही है। गुप्ता एज के अंदर गोल्ड कॉइन्स की जो क्वालिटी थी वो खराब हो रही थी, और गुप्ता के बाद गोल्ड कॉइन्स की जो क्वांटिटी वो भी खत्म हो गई, और क्वालिटी भी खत्म हो जाती है साहब। और धीरे 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 अगर आप देखने की कोशिश करोगे, स्वाहा हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको रीजंस मिलेंगे। इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था
कि गुप्ता गोल्ड कॉइन्स की इनफैक्ट क्वालिटी लेटर पीरियड में क्यों डाउन हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। आई गेस 2016 या 2017 की मेंस में ये क्वेश्चन था। मैं आऊंगा जब गुप्ता एज के ऊपर, तब इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट एज वेल। बट कहने की बात मेरी ये है कि आप जब पढ़ोगे तो अपना इनफैक्ट पूरा दिमाग खोल के पढ़िएगा, ये सब पॉइंट्स के ऊपर से ही आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। डोंट ट्राई टू मग अप द पॉलिटिकल हिस्ट्री, पहले ये राजा आया, फिर दूसरा राजा आया, फिर तीसरा राजा आया। वो अगर थोड़ा भी याद नहीं रहा तो चलेगा, पर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को कभी आप है ना निगेट मत करिएगा। जितना भी आप सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को इनफैक्ट आप निगेट करोगे उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। यस, अभी भी ओवरव्यू ही चल रहा है साहब, हिस्ट्री को समझना काफी मुश्किल है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको समझ में आया। दूसरा, मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी दी। ये इंस्क्रिप्शंस आपको भारत में अलग अलग जगह के ऊपर मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस आपको भारत में अलग अलग जगह के ऊपर मिलेंगे। ये इंस्क्रिप्शंस का अगर आप लोकेशन देखोगे तो हर एक इंस्क्रिप्शन का अपना इंपॉर्टेंस है। वो चाहे नासिक इंस्क्रिप्शन हो, वो चाहे हाथी गुफा हो, वो चाहे लुम्बिनी हो, वो चाहे प्रयाग हो। प्रयाग मैंने आपको बताया इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जितने भी इंस्क्रिप्शन है वो हमको जानकारी देते हैं कि उस टाइम पे क्या कंडीशन हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शन जनरली इन सीटू लिखे जाते हैं। इन सीटू का मतलब क्या है कि जब वो बिल्डिंग बन रहा था तो बिल्डिंग के दौरान ही कोई कारीगर को बोला जाता होगा कि बेटा हथौड़ी लो और अपना जो चीजल है उसको लेके टक टक करके मैसेज यहाँ पे इंस्क्राइब कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो एट दैट टाइम तो इंस्क्रिप्शन जो है वो हमको तुरंत ही बताते हैं कि उस टाइम पे कैसे इनफैक्ट पॉलिटिकल कंडीशंस थी। उसी दौरान हमको जानकारी मिलती है कि क्या स्क्रिप्ट यूज हुई थी। ये इंस्क्रिप्शन के अंदर ही इनफैक्ट बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे मैं साउथ इंडिया की जब मैं बात करूंगा, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जितने भी चोला राजा हुआ करते थे, चोला डायनेस्टी के, उन्होंने ताम्रपत्र बहुत सारे लिखे, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस के द्वारा एक जगह है जिसका नाम है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर इज अ प्लेस इन तमिलनाडु। वहां पे हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ये रहा उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर इज अ प्लेस इन तमिलनाडु। वहां पे हमको चोला डायनेस्टी का इनफैक्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली। और हमको पता चलता है कि कैसे एंशियंट इंडिया में पंचायती राज का डेवलपमेंट हो चुका था। पंचायती राज का मतलब इनफैक्ट कैसे ग्राम पंचायतें काम किया करती थी उस दौरान। तो ये सब चीजों से भी हम कैसे हैं कि भाई देखिए, कितने भी इंस्क्रिप्शन हो गए, वो चाहे लकड़े के ऊपर लिखे गए हो, ईंटों के ऊपर लिखे गए हो, पॉटरी के ऊपर लिखे गए हो, मेटल के ऊपर लिखे गए हो। ये मेटल में ब्रॉन्ज हो सकता है, ये मेटल में कॉपर हो सकता है, ये मेटल में और कोई भी हो गया। उन सब के अंदर से भी जब हम लोग देखते हैं तो हमको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। सो वी गेट मल्टीपल नॉलेज फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। और इनफैक्ट हम लोग इंस्क्रिप्शंस को जब पढ़ते हैं तो उससे भी इतिहास समझ में आता है, ठीक है। तो वी फाइंड मल्टीपल सोर्सेज, हमको बहुत सारी जगह से इंस्क्रिप्शन मिले हैं दोस्तों। और एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो भी हमको नॉलेज इनफैक्ट दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी आपको समझ में आ गया। यस, उत्तर मेरूर आपके तमिलनाडु के अंदर आया होगा, ठीक है, क्योंकि चोला डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और ऊर जो भी शब्द आता है वो बेसिकली आपको ये तमिल रीजन के अंदर ही मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी सी कि आपको बहुत सारी जगहों मिल जाएगी। ये सब जगह है जहां पे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आया है। जैसे एहोल करके एक जगह है, अगर आपको एहोल के बारे में जानकारी होगी तो एहोल इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे कर्नाटका। एंड इन द मॉडर्न डे कर्नाटका एहोल इंस्क्रिप्शन इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक मंदिर की दीवार के ऊपर है। इट इज रिटन ऑन अ टेम्पल वॉल। और ये टेम्पल की दीवार के ऊपर से हमको पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है कि कैसे हर्षवर्धन करके इनफैक्ट एक राजा हुआ करता था। ये हर्षवर्धन की इनफैक्ट लड़ाई हो जाती है विद साउथ इंडियन किंग whose name was basically पुलकेशिन II। एंड हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच की जो लड़ाई थी वो एहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर से पता चलेगी, ठीक है। उसी तौर के ऊपर इंडिया के अंदर ईरान नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे आपको सती के बारे में जानकारी मिली। और एंशियंट इंडिया के अंदर कैसे सती सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी, वो हमको ईरान नाम की जगह से पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। हर एक चैप्टर की जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि ये चैप्टर में फलाना इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में इनका इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन की मैं बात करूंगा तो ये यूपीएससी ने 2018 की प्रीलिम्स के अंदर पूछा था। और सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन अगर आपको जानकारी होगी, ये मौर्यन पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है।
और मौर्यन एज में इनफैक्ट किस प्रकार की लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, उसके बारे में हमको जानकारी देता है। यस, फॉर्माइन रिलीफ के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने की बात मेरी ये है मेरे दोस्तों कि आप जितना भी इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन देखोगे उसके अंदर भी हमको नॉलेज मिलेगा। अब इंस्क्रिप्शन के अंदर बायस होगा कि नहीं होगा, यस देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उसमें बायस रहने की शक्यता होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किताबों के अंदर कुछ अलग लिखा जाता है, बट इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन में जब ऑथर लिखता है जो भी इनफैक्ट राजा के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना। एक ये भी पॉइंट है, डेसिफरिंग में भी आपको बायस मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज की जो ओरिजिन है और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर भी काफी सारे आपको इश्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपको यहां से समझ में आता है कि हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमको काम में आता है। ठीक है, ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, यही ईरान इंस्क्रिप्शन है, दिस इज द ईरान इंस्क्रिप्शन, जहां पे इनफैक्ट आपके सती के बारे में लिखा गया है। उसी तौर के ऊपर आपके अलग अलग जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पे सातवाहन डायनेस्टी का एक राजा था, कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे नॉलेज हमको मिलेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए है, टोटल आपको 50 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन पढ़ने हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर। मोर देन 50 इंस्क्रिप्शंस आर देयर बिलोंगिंग टू डिफरेंट डायनेस्टीज एंड डिफरेंट किंग्स, और उससे हमको उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलती है। तो हर एक को हम लोग पढ़ेंगे, जब जब नया नया चैप्टर आएंगे तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे ये इनको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, स्क्रिप्ट के ऊपर आऊंगा, आई कम बैक टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि ये जितनी भी लैंग्वेजेस थी इसमें लैंग्वेज भी अलग थी, इसमें स्क्रिप्ट भी अलग थी, राजा अलग अलग भाषा का उपयोग करता था, वहां से भी क्वेश्चन आता है कौन सी स्क्रिप्ट का उपयोग किया है, कौन सी लैंग्वेज का क्वेश्चन उपयोग किया है, उसके ऊपर आऊंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए ये 97 का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, 97 में भी था और शायद 2019 या 18 के अंदर था, शायद 2019 और 2018 के अंदर है, रिपीटेड क्वेश्चन था एज फार एज आई रिमेंबर, और इनफैक्ट 19 के अंदर था, यस 2019 में था। और क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी जगह के ऊपर अशोक का पर्सनल नेम मेंशन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के अंदर ही एडिक्स जो है, अशोक के जो पिलर, अशोक ने जो खंबे डाले थे वो, और अशोक ने जो स्टोन इनफैक्ट बड़े बड़े इस्टेब्लिश किए थे, अगर आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी के अंदर मैप दिया हुआ है, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, अब इनमें से कौन सी जगह के ऊपर इनफैक्ट आपको अशोक का पर्सनल नाम मिलेगा। ठीक है, तो एक जगह दिख रही है कलसी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कलसी कहाँ पे है साहब, कलसी, वेर इज कलसी लोकेटेड। फिर एक जगह पूछी गई रुमेंडी, रुमेंडी कहाँ पे आया साहब, ये रहा। कलसी कहाँ पे आया है, ये रहा। ठीक है, फिर एक पूछी गई है कलिंग एडिक्ट, कलिंग का मतलब है ये वाला रीजन। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया है मस्की, मस्की अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ कहीं पे दिख रही होगी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या आएगा, चलो बताइए साहब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द अशोकास पर्सनल नेम। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अशोक ने जब खुद के नाम नहीं लिखे थे मेजोरिटी ऑफ जगह के ऊपर, अशोक इनफैक्ट अपनी ज्यादातर पिलर्स के अंदर और अपने इनफैक्ट ज्यादातर मैं कहूंगा कि जो उसने स्टोन्स भी बनाए हैं वहां पे उसने प्रियदर्शी, देवम प्रियासी का शब्द ज्यादा उपयोग किया था साहब। ठीक है, तो व्हेन वी सी द हिस्ट्री, जब हम लोग हिस्ट्री देखते हैं तो मस्की इज द राइट आंसर। यस, बहुत लोग ने मस्की किया हुआ है साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने पार्टिसिपेट किया। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो चिंता मत करिएगा, आज तो खाली पहला क्लास है, और इनफैक्ट पहले क्लास के अंदर मैं आपको खाली यही समझा रहा हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपको हमेशा इनफैक्ट अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खोल देना है। ठीक है, और समझना है कि कैसे आप इनफैक्ट डील करोगे उसके साथ। ठीक है, इसके इसके पहले एक रानी अशोका का क्वेश्चन आया था, तो आई विल बी टेकिंग द प्रीवियस क्वेश्चन जब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर चले जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इतना पॉइंट समझे आप लोग, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री के अंदर आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का। अब जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है और जो भी आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं उन सब का स्टडी होता है, उनका स्टडी बहुत ही साइंटिफिक मेथड से होगा, और जब साइंटिफिक मेथड से जब स्टडी होता है तो इनफैक्ट उसको एनालिसिस करने के लिए आपके अलग अलग टेक्निक यूज किए जाते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग की टेक्निक है, C14 कहते हैं। फिर कभी कभी आजकल सॉइल का एनालिसिस करते हैं, जैसे आप फॉरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं ना, आजकल आपने देखा होगा भारत के अंदर घर घर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बैठ गए हैं,
बिकॉज ऑफ द सुशांत सिंह केस, है ना, तो सब लोग फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हो गए सब, ठीक है। तो वी सी की सॉइल का एनालिसिस करते हैं, अभी भी हिस्टोरियंस करते हैं, तो वो सॉइल के एनालिसिस से हमको पता चलता है कि एग्रीकल्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ था, हाउ दी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टुक प्लेस, है ना। तो वी फाइंड कि बहुत सारी केसेस हमको मिलेगी जो हिस्ट्री के अंदर हमको जानकारी देती है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इनामगांव करके एक जगह है विच बिलोंग्स टू दी आई वुड से द चैल्कोलिथिक पीरियड, और इनफैक्ट इनामगांव कल्चर का डेवलपमेंट हुआ वहां पे। हमको एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट वहां से ही पता चला कि इनफैक्ट आपकी मट्टी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट मिला था। अब नाइट्रोजन कंटेंट मिलता है तो दैट शोज कि आपके एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। वैसे ही आप इनफैक्ट देखोगे डीएनए स्टडीज होते हैं, फॉर्नल एनालिसिस होते हैं, जहां बोन्स को इनफैक्ट पढ़ा जाता है, और बोन्स को पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि जानवरों को कैसे खचक किया जाता होगा। मतलब क्या है साहब, ठीक है, ये तबेला हुआ करता था इनामगांव के अंदर, एक्चुअली एक घर था। ये घर के अंदर इनफैक्ट आपको कोई नाइट्रोजन का कंटेंट नहीं मिलेगा, और घर के बाहर आपको नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया कि यहाँ पे तबेला हुआ करता था, और फिर यहाँ पे हाउस के अंदर लोग रहते थे, इसके लिए नाइट्रोजन का कंटेंट नहीं था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी, वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स, जिसके द्वारा भी हम लोग इनफैक्ट हिस्ट्री को समझ पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बहुत सारी टेक्निक्स है, दिस आर ऑल द टेक्निक्स, आपको कभी पूछेगा नहीं, पर ये टेक्निक्स का जब हम लोग अभ्यास करते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी टेक्निक्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये टेक्निक्स के द्वारा भी हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसके आधार के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि देखिए भाई साहब, कैसे इनफैक्ट आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स का नाम खाली याद रखेगा आपको, कार्बन डेटिंग है, पैलियोन्टोलॉजी है, फॉनल एनालिसिस होता है, जैसे डेंटल स्ट्रक्चर आपने एनालिसिस किया, आपने हड्डियों का एनालिसिस किया, आपको पता चला कि खाने पीने की क्या कंडीशंस थी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा चाल्कोलिथिक पीरियड का, तो चाल्कोलिथिक पीरियड के दौरान आपको क्या देखने को मिला, व्हाट हैपेंड इन द चाल्कोलिथिक पीरियड, जो स्टोन एज का पीरियड है महाराष्ट्र में, आपने इनफैक्ट बहुत सारे एनालिसिस किए। एनालिसिस करने के बाद हमको जानकारी मिली कि बच्चों की मृत्यु बहुत ही कम एज के ऊपर हो गई थी। देयर वर मेनी स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन जिनकी डेड बॉडीज हमको मिली है। वो डेड बॉडीज को जब एनालिसिस किया तो हमको पता चला कि बच्चों की मृत्यु बहुत ही कम एज के ऊपर हो गई थी। क्यों? बिकॉज देयर वाज सम इश्यू ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो हो सकता है कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, खाने पीने की कुछ इनफैक्ट कमी हो गई होगी, इसके लिए बहुत सारे बच्चे मर गए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो फॉर्माइन आया होगा, बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती है ना। तो पैलियोडेंट्रोलॉजी है, जहां जो आपका ट्री होता है ना, ट्री, वो ट्री के ऊपर इनफैक्ट आप देखोगे तो बहुत सारी रिंग्स होगी। अगर आप कोई झाड़ को काटोगे तो आपको इस प्रकार की रिंग्स मिलेगी। ये रिंग्स जो है ये सर्टिफाई करती है और ये बताती है कि झाड़ कितना पुराना है, क्योंकि उसका जो रूट्स है वो जितना डीप जाएगा उतनी एज ऑफ ट्री हमको समझ में आती है, ठीक है। तो वो भी एक टेक्निक है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक आपको मिलेगी आज की तारीख के अंदर, जहां हम लोग इनफैक्ट स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को, प्लांट्स को, ग्रेन्स को, है ना। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक के द्वारा हमको समझ में आता है कि कैसे इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का पूरा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लगा के एक प्रॉपर टाइम फ्रेम को समझ पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जैसे अभी आज की तारीख में हम लोग जब आर्यन इन्वेजन की थियरी के ऊपर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि आर्यन इन्वेजन की थियरी को कैसे डिबंक किया गया है इन द प्रेजेंट डे। और इनफैक्ट ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने और जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने लिखा था कि आर्य लोग भारत के ऊपर आके इनफैक्ट ऐसे स्थायी हो गए थे, वो इनफैक्ट आपकी आर्कियोलॉजिकल स्टडी आज की तारीख में मना करती है। तो आप देखेगा अभी न्यूज के अंदर आता रहेगा, अभी रिसेंटली इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जब स्केलेटल स्टडीज को स्टडी किया जाता है, जब बोन्स की स्टडी की गई, तो हमको बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके लिए आर्कियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है और इसको पढ़ना भी उतना ही जरूरी है when we try to understand the sources of history। चलिए ठीक है ना। तो ये दो सोर्सेज समझ में आ गए, मैंने ब्रीफ रखा है, ज्यादा नहीं किया है। ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो इसको और 2-3 घंटा और पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत निकल जाते हैं साहब। चलिए ठीक है, पर जनरल स्टडीज में इतना इनफ हो जाएगा, 2-2.5 घंटा हमने आराम से इसके ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। इतना पॉइंट दोस्तों समझ में आ गया, यू गॉट दिस मच पॉइंट। अब यहां से लास्ट पॉइंट आता है। अब इंडिया में जितने भी एम्पायर्स बने हैं प्राचीन भारत के अंदर, या इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, उसमें ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आए, जो भी इकोनॉमिक चेंजेस आए, जो भी सोशल चेंजेस आए, उन सब के अंदर आपकी ज्योग्राफी का अपना बहुत बड़ा रोल प्ले है। और सोशल चेंजेस में ही आपका रिलीजन भी आ जाएगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट, क्योंकि ज्योग्राफी डिफाइंस योर कल्चर।
ज्योग्राफी डिफाइंस योर कल्चर, और ज्योग्राफी के कारण ही आपका एम्पायर बिल्डिंग भी होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब हम लोग महाजन पीरियड की बात करेंगे, जब हम लोग महाजन पीरियड की बात करेंगे, तो एंशिएंट इंडिया में 16 महाजन हुआ करते थे अराउंड 600 बीसी, एंड अराउंड 325 बीसी ये 16 महाजन में से खाली एक महाजन पद मगध नाम का जो विस्तार था, ये मगध नाम के विस्तार के अंदर अपना साम्राज्य बनाने के लिए तैयार रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं मौर्यन एम्पायर, है ना। तो 16 से 4 होते हैं और 4 से 1 हो जाता है, ये क्यों हुआ? और इसके पीछे मगध के अंदर जो साम्राज्य बना है, मगध के अंदर जो एम्पायर बना है, उसके पीछे का इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो वो आपको ज्योग्राफी ही मिलेगा। क्योंकि भारत के अंदर जो भी इनफैक्ट एम्पायर्स बने हैं, उसमें ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो जब हम लोग ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो ज्योग्राफी हमेशा इतिहास के ऊपर इंपैक्ट करता है, क्योंकि आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकलेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मैपिंग के ऊपर से आते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि अशोक इनफैक्ट कावेरी के नीचे नहीं जा पाया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि अशोक का जो रूल है वहां नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ज्यादा इनफैक्ट पावरफुल नहीं होगा जितना ये रीजन्स के अंदर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें भी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है। भारत में जितने भी इन्वेजन हुए वो दो ही जगह से होंगे, एक तो बोलान पास से और दूसरे खाइबर पास से। ये दो इनफैक्ट पासिस है जिसने पूरे इंडिया के इतिहास को बदल दिया। बोलान पास आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर मिलेगा, बलूचिस्तान रीजन के अंदर, और आप जब खाइबर पास की देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर हिंदू कुश माउंटेन्स में मिलेगा साहब। और इनफैक्ट उसके कारण भारत के इतिहास को पूरी तरह से इनफैक्ट इंपैक्ट किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जितने भी आप ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ोगे किताब के अंदर, हमेशा याद रखेगा कि उसका एक सिग्निफिकेंस है। जैसे वैदिक एज की जब हम लोग बात करते हैं, तो वैदिक एज में एक शब्द आपको मिलेगा सप्त सिंधु, मिलता है कि नहीं मिलता है? अब क्यों सप्त सिंधु का मेंशन किया गया है वैदिक एज के अंदर? कि सिंधु और उसकी 5 नदी, जिसमें एक बीच में आपको रिवर नहीं दिख रही होंगी, जिसे हम लोग गग्गर हाकरा के रूप में पहचानते हैं, या इसी को ही आज की तारीख के अंदर सरस्वती के रूप में पहचाना गया है। तो वो क्या है साहब? रिवर के ऊपर ही सिविलाइजेशन बनती है। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज देखोगे एंशिएंट इंडिया के अंदर, दे आर ऑल लोकेटेड इन द रिवर एरियाज एंड द कोस्टल एरियाज। क्यों साहब? क्योंकि उसके सिवा आप पानी के बिना सभ्य नहीं रह पाओगे। जितने भी न्यूलिथिक साइट्स देखोगे, जितने भी स्टोन एज के साइट्स देखोगे, सब जगह के ऊपर आपको पानी का इंपॉर्टेंस मिलेगा। सब जगह के ऊपर आपको माउंटेन्स के बारे में लिखा गया है। जैसे वैदिक एज की मैं बात करूंगा तो हिमालय का मेंशन किया गया है, द आर्यंस वर अवेयर अबाउट द हिमालयस। तो हिमवंत, मुजवंत नाम के दो पहाड़ियों का मेंशन किया गया है। तो हिमवंत और मुजवंत क्या है साहब? हिमवंत और मुजवंत पहाड़ियों का नाम है। मुजवंत से तो ये सोमरस लेके आया करते थे, ठीक है, और सोमरस से उनको बहुत मजा भी आता था। चलिए ठीक है। तो कहने की बात यह है मेरी कि जितने भी आप इनफैक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स को जब पढ़ो, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इनफैक्ट एम्पायर बिल्डिंग जो है वो आपकी ज्योग्राफी के ऊपर होगा। अब मैं आपको आपके लिए एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा हूं, उसके पीछे का कारण भी बता देता हूं। एंशिएंट इंडिया में 3 बड़े बड़े एम्पायर या 2 बड़े बड़े एम्पायर मिलेंगे। मतलब एम्पायर मतलब लगेगा साम्राज्य बना है, मतलब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। एक एंशिएंट इंडिया का एम्पायर आपको यहां मिलेगा और दूसरा एम्पायर यहां मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। वी फाइंड 2 बिग एम्पायर्स इन एंशिएंट इंडिया, जिनका साम्राज्य मतलब लगेगा कि एकदम बड़ा है, ठीक है। और बड़ा मतलब कितना बड़ा साहब? ये सब पूरा का पूरा कैप्चर करके रखा था इन्होंने, ठीक है। इन सब का सब कैप्चर करके रखा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो गया साहब एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। एक अपना अशोक था, और अशोक के बाद दूसरा राजा हम लोग कहेंगे समुद्रगुप्त, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये दोनों के दोनों जो राजा थे, उनका कैपिटल कौन सा हुआ करता था? उनका कैपिटल यहाँ पे हुआ करता था पाटलिपुत्र। बोथ वर रूलिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ पाटलिपुत्र, मगध वाला रीजन, ठीक है। दैट्स वेरी क्लियर कट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया में 2 बड़े बड़े साम्राज्य बने, देयर वर 2 बिग एम्पायर्स, या तीसरा भी मैं कह सकता हूं अपना जो हर्षवर्धन ने भी अपना एक एम्पायर बनाया था नॉर्थ इंडिया के ऊपर, ये वाले रीजन्स के अंदर। इवन हर्षा ट्राइड टू एस्टैब्लिश हिज बिग एम्पायर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अप टिल गुजरात, और आई वुड से अप टिल नर्मदा तक इनफैक्ट हर्षवर्धन का भी साम्राज्य था। हर्षवर्धन ने भी साम्राज्य बनाया। अब आप मुझे बताइए कि साउथ इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज थी। आपको यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी मिलेगी,
आपको यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी मिलेगी, आपको यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी मिलेगी, आपको यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी मिलेगी, आपको यहाँ पे चोल डायनेस्टी मिलेगी। इतनी सारी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज आती है एंशिएंट इंडिया के अंदर। क्यों इनमें से कोई ने भी इनफैक्ट अपना एक एम्पायर नहीं बना पाया? क्यों ये साउथ वाले नॉर्थ के ऊपर जाके अपना विजय नहीं हासिल कर पाए? ये बहुत बड़ा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि यहां से ही आपको समझ में आता है कि हिस्ट्री इनफैक्ट ज्योग्राफी डिसाइड करता है। समझे कि नहीं समझे साहब? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट था? समझ में आया आपको कि देखिए ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन निकालता है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स। इनफैक्ट एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत में क्यों 3 लड़ाइयां हुई, और पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई वो सब रट्टा मार के जाते हैं। यूपीएससी ने वो तो क्वेश्चन में डाल दिया कि भाई 3 लड़ाई होती है, पानीपत में क्यों हुई? तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि भाई जितने भी आपके एम्पायर्स बने हैं, वो एम्पायर यहां से ही बनेंगे, यहां से पूरा का पूरा कमांड होगा इंडिया के ऊपर। क्यों यहां पे कोई कैपिटल नहीं बन पाया और यूं पूरा इंडिया के ऊपर राज कर पाए? समझे कि नहीं समझे साहब? ठीक है, इवन ब्रिटिश का भी मैं बात दूंगा, इवन मैं ब्रिटिश का भी एग्जांपल दूंगा। ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स पहले मद्रास हुआ करता था, लेटर ऑन इन्होंने बंगाल शिफ्ट किया, और उसके बाद ये लोग भी दिल्ली की तरफ क्यों चले गए? व्हाई द ब्रिटिश डिड नॉट सेटल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड व्हाई दे कुड नॉट मेक द बिग एम्पायर फ्रॉम द दिल्ली रीजन? ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है साहब। ठीक है, क्योंकि यहां से ही आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। जितने भी इनफैक्ट आप टॉपिक्स देखोगे, सबके अंदर यहां से क्वेश्चन बनते रहेंगे। ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए, जो भी चेंजेस होते हैं, आपके जितने भी हेडक्वार्टर्स होंगे, उन सब के अंदर ज्योग्राफी का अपना सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि ये ओपन एंडेड टॉपिक है। ये ओपन एंडेड इसके लिए क्योंकि हम लोग जब 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 आगे चलेंगे तो हर एक टॉपिक का मैं आपको मैपिंग कराऊंगा। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैपिंग कि हाउ द ज्योग्राफी इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, और कैसे आपकी ज्योग्राफी ने इनफैक्ट आपके सेटलमेंट्स को डेवलप कराया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इतना पॉइंट समझे कि नहीं समझे दोस्तों, है ना? तो यू गॉट दिस मच पॉइंट? इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया साहब, है ना? तो इतना अभी हम लोग ने पूरा का पूरा जो एंशिएंट इंडिया का इंट्रोडक्शन है वो खत्म किया है। वी हैव कवर्ड अप द एंशिएंट इंडियन इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से ही हम लोग इनफैक्ट आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर अब ओरिजिन कैसे हुआ, और एंशिएंट इंडिया के अंदर जब ओरिजिन की बात करते हैं तो कैसे इनफैक्ट जो स्टोन एज है, ये स्टोन एज की शुरुआत होती है हिस्ट्री के अंदर। एंड धीरे 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 जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनफैक्ट स्टोन एज के द्वारा इनफैक्ट हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर भी पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो इतना पॉइंट आपको समझे कि यू गॉट दिस मच, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, पहला 1 1 2 क्लास मेरा फाउंडेशन के ऊपर जाता है, एंशिएंट इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इसी के द्वारा पूरा एंशिएंट इंडिया चलता है साहब, है ना? क्योंकि मैं फिर हर एक क्लास के अंदर समझाने नहीं बैठूंगा कि इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था। मैं बोल दूंगा कि इसमें इंस्क्रिप्शन का ये इंपॉर्टेंस है, ये इंस्क्रिप्शन को रट्टा मार दीजिएगा, रट्टा मारना समझना है तो समझ लीजिएगा, इट्स अप टू यू। बट ये क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कल्हान वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एंशिएंट इंडिया में हिस्ट्रियोग्राफी शुरू की थी। आपने पूछा है कल्हान के बारे में। कल्हान का इंपॉर्टेंस ये है कि एंशिएंट इंडिया में हिस्ट्रियोग्राफी मतलब हिस्ट्री राइटिंग का जो प्रोसेस है वो इसने शुरू किया था। ठीक है, तो मूलभूत रूप से इनफैक्ट ही बिलोंग टू दी कश्मीर, और इनफैक्ट आपको डिड्डा के टाइम से आपको मिलेंगे, बट इनका एक इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो किताब है रात तरंगिनी, उसके अंदर पूरा कश्मीर का हिस्ट्री मिलता है, और वो कश्मीर का हिस्ट्री से हमको समझ में आता है कि जो ब्रिटिशियर्स ने ऐसा लिखा था कि इंडियंस को तो पहले लिखने की कोई आदत ही नहीं थी, इंडियंस जो भी थे वो हिस्टोरिकल राइटिंग जानते ही नहीं थे। वो कल्हान की बुक के द्वारा हमने निगेट कराया है। हमने उनको ये समझाया कि देखिए हमारे पास भी नॉलेज था कि हमारे लोग भी इनफैक्ट पहले हिस्ट्री लिखा करते थे, आपने आके खाली हिस्ट्री लिखने की प्रोसेस हमको नहीं समझाई। ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये थोड़ी बहुत बातें थी, इसके अंदर से आपको समझ में आएगी। प्रिजर्व कैसे करते थे पहले, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब। प्रिजर्व कैसे होता था, एक तो देखिए पहले तो वर्बल ट्रांसमिशन होता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दूसरा क्या है कि कुछ कुछ चीजें कॉपर प्लेट्स के अंदर लिखी है, कुछ कुछ आपके लकड़े के ऊपर लिखी गई है, कुछ कुछ इनफैक्ट पेजेस भी है। पेजेस आज की तारीख में भी कहीं कहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो 500 साल पुराने होंगे, वो दूसरी जगह से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए होंगे, कहीं ट्रैवल करके रखे होंगे, कभी कभी नीचे मिल जाते हैं साहब। ठीक है ना? जैसे मैं वेद, वेद क्या है साहब? ठीक है, आज की तारीख में
जो वेद है वो वेद कैसे हुआ साहब, ठीक है, ओरल ट्रांसमिशन से तो आया है साहब, ठीक है। तो ये है हमारा एक कल्चर बहुत ही अद्भुत रहा है साहब, ठीक है। हम लोग हमारे कल्चर को बहुत ही लंबे टाइम से प्रिजर्व करके बैठे हैं। इतना प्रिजर्वेशन इनफैक्ट कोई कोई सिविलाइजेशन ने नहीं कर पाया है जितना हम लोग ने किया है साहब। और इनफैक्ट जो पूरा कल्चर जो ट्रांसमिशन है वो अभी अभी भी कंटिन्यू रह रहा है। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, प्रीवियस ईयर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि इतनी सारी सभ्यता प्राचीन विश्व में हो गई, एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर हो गई, उसमें इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी वैसे के वैसे लेगेसी के साथ जी रही है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है साहब, है ना, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये एक अपना एक इंपॉर्टेंस है। आएंगे तो उसके ऊपर डिस्कस कराऊंगा मैं, वो क्वेश्चन के ऊपर भी आऊंगा, तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट पॉइंट एज वेल। चलिए ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। और आपका जो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है, ये हिस्ट्री का टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन को भी डिकोड करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। अब चले जाते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। अब पहले जाएंगे हम लोग पहले टॉपिक के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया के ऊपर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉइन्स का शेप इंपॉर्टेंस है नहीं, ये शेप के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर शेप से भी आपको समझ में आता है। अगर कॉइन्स भारी होता है और आपके राउंड के जगह स्क्वायर शेप का होगा, आपको समझ में आता है कि उस टाइम पे आर्टिस्टिक स्किल्स जो है, ये स्किल्स कुछ अलग प्रकार की थी। स्क्वायर शेप में थे, राउंड शेप में थे, रेक्टेंगल शेप में कॉइन होंगे, तो उससे हमको स्किल्स डेवलपमेंट समझ में आती है। मेटलर्जी की जो स्किल्स होती है वो भी हमको समझ में आती है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको समझा, यू गॉट दिस मच पॉइंट कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है ना। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ मैं थोड़ा फास्ट भी गया था, उसका कारण ये है कि ये समझाने के लिए था। अब यहाँ से हम लोग थोड़ी स्पीड में कम करता हूँ और फर्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, दैट इज नोन एज कर रहे थे प्री हिस्ट्रिक इंडिया। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो प्री हिस्ट्रिक इंडिया का जो कोर्स होता है, ये प्री हिस्ट्रिक इंडिया का कोर्स, ठीक है यार, कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं मुझे साहब। बेटा आदित्य रहने दो ना यार, ठीक है, कभी बाद में बात करेंगे। न्यू मॉडर्न इंडिया का कोर्स आता है तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, बहुत ही एक्सट्रीम हो गया है। चलो ठीक है, लेट मी, चलो मैं वापिस आ जाता हूँ, मुझे फोकस करना दो वापिस। हम लोग बात कर रहे थे प्री हिस्ट्रिक इंडिया की। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम विद द प्री हिस्ट्रिक इंडिया। एंड प्री हिस्ट्रिक इंडिया में मैं आपको स्टोन एज के बारे में बता रहा था। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्री हिस्ट्रिक इंडिया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहा था आपके साथ। और मुझे आपको बताना था कि कैसे प्री हिस्ट्रिक इंडिया का ओरिजिन हुआ। देखिए इसको प्री हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, इसको प्री हिस्ट्री इसके लिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास सोर्सेस, कोई रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। बिकॉज रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वी वर एक्चुअली नॉट नोइंग कि भाई इनफैक्ट प्राचीन काल में इनफैक्ट आदमी कैसे रहता होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब साइंटिफिक ओरिजिन की जब थियरी आती है, साइंटिफिक ओरिजिन का मतलब है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का जब ओरिजिन के बारे में इनफैक्ट यूरोप के अंदर लोग लिखना शुरू करेंगे, तो उसके अंदर इनफैक्ट अर्थ के प्रोसेस के साथ पूरी की पूरी प्रोसेस चली। और इनफैक्ट अर्थ के साथ साथ इंडिया के अंदर भी मैनकाइंड का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में यूरोपियंस ने ढूंढना शुरू किया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको जानकारी मिली कि इंडिया में भी इनफैक्ट बहुत साल पहले ह्यूमैनिटी, जिसे हम लोग एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में कोई इंसान कहते हैं, उसका डेवलपमेंट हो चुका था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब पहले जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो स्टोरी क्या चलती है प्री हिस्ट्रिक इंडिया के बारे में, तो हम लोग पहले बंदर थे, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है ना, माना है कि नहीं माना साहब, ठीक है। खैर मैं भी पूरी तरह से इसके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो थियरी है और वो थियरी को कहीं ना कहीं नेगेट कर सकते हैं। देखिए एक होता है साइंस के अंदर वो है लॉ, और एक होता है थियरी। एक होता है थियरी, थियरी कैन ऑलवेज बी रॉन्ग्ड आउट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज बीन प्रूव्ड, हाँ ठीक है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो ये जब इनफैक्ट हम लोग ह्यूमैनिटी का ओरिजिन की बात करते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आदिमानव के रूप में इनफैक्ट हमारा उद्भव कब हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट, ये प्री हिस्ट्री उसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है इसके लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता थी नहीं, देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ टाइम या एनी काइंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो ऐसा साइंस आज की तारीख में कहता है कि 30 मिलियन ईयर्स अगो, 30 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब क्या है साहब, इनफैक्ट आज से 30 मिलियन ईयर्स के पहले जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे, एक इंसान का इनफैक्ट जन्म हुआ होगा, एंड ही वाज सिमिलर टू एप्स। मैंने आपको बताया इनफैक्ट बंदर के जैसा ही था, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और उस दौरान, उस टाइम पे
जो इंसान था अपने खाने पीने के लिए उसने स्टोन्स का बहुत सारा यूज किया है, स्टोन टूल्स का यूज किया था, और इसी के कारण उसको स्टोन एज के रूप में पहचाना गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसके द्वारा इनफैक्ट जब इतिहास को पढ़ा गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले जो दुनिया हुआ करती थी, वो दुनिया के अंदर इनफैक्ट अफ्रीका नाम की जो जगह है आज के अंदर, वहां पे हमको ह्यूमन फॉसिल्स के बारे में जानकारी मिली है। और इनफैक्ट जो ह्यूमन फॉसिल्स आज की तारीख में जो हमको कॉमन मैन की तरह दिखते हैं, वो इनफैक्ट करीबन 6 मिलियन ईयर्स अगो के पहले मिले होंगे। इंडिया में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि कुछ 6 लाख साल पहले, 6 lakhs ईयर्स अगो के पहले इंडिया में सबसे पहले ह्यूमन फॉसिल्स मिल चुके हैं। और ये ह्यूमन फॉसिल्स अगर आप देखोगे तो आपको बोरी नाम की एक जगह के अंदर मिलेंगे। बोरी इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। या अगर आप देखोगे शिवालिक जो है माउंटेन्स, जो हिमालयस है, लोअर हिमालयस, वहां पे भी इनफैक्ट हमको कहीं कहीं स्कल्स मिले हैं, कुछ कुछ हड्डियां मिली है। उससे भी समझ में आता है कि इनफैक्ट आपका ह्यूमैनिटी का ओरिजिन हुआ था, ह्यूमन काइंड का ओरिजिन हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो ह्यूमन काइंड जो था, जो इंसान का ग्रोथ हुआ उस टाइम पे, ये इंसान उस टाइम पे जो एक मैनकाइंड के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उसने मैक्सिमम जो टूल्स का उपयोग किया है, वो टूल्स बेसिकली स्टोन के हुआ करते थे। और इसी के कारण ये जो पीरियड है उसको हिस्टोरियंस ने क्या कहा, स्टोन एज के रूप में पहचाना। कि आदमी उस टाइम पे क्या करता था, तो सुबह उठता था, पत्थर लेता था, खचाखची करता था, फिर जाके सो जाता था, फिर खचाखची करता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ। और हिस्ट्री के अंदर इनफैक्ट लोगों ने लिखना शुरू किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट द सोसाइटी और द ह्यूमैनिटी डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन एज। और उस टाइम पे ये मगजमारी नहीं थी कि यूपीएससी दो, जीपीएससी दो, कोरोना है कि नहीं है, नीट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कैंसिल होगा, ठीक है, उसका एक ही था, बोले उठो, खाओ, पियो, सो जाओ। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो पूरी कंडीशन है उसको स्टोन एज के रूप में पहचाना गया है। और मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ स्टोन एज, क्योंकि इससे हमको समझ में आता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हु वर बेसिकली आवर एंसेस्टर्स। एंड ये जो इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट है, जो एक पूरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसमें किस प्रकार के लोग रहा करते थे। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से स्टोन एज का ओरिजिन हुआ। ये स्टोन एज को जब आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया गया, इसका क्या किया गया, आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया गया इसके स्टोन आर्टिफैक्ट्स का। तो आर्कियोलॉजिकल स्टडी करने के बाद पता चला कि कुछ कुछ पत्थर जो है, कुछ कुछ हड्डियां जो है वो कुछ नई है, कुछ कुछ पत्थर है, कुछ कुछ हड्डियां कुछ पुरानी है। कुछ कुछ पत्थर बड़े साइज के मिले हैं, कुछ कुछ पत्थर छोटी साइज के मिले हैं। कुछ कुछ पत्थर इनफैक्ट बहुत ही पॉइंटेड मिले हैं, कुछ कुछ पत्थर बहुत ही ब्लंट मिले हैं। तो इसके द्वारा हिस्टोरियंस ने इनफैक्ट जब स्टोन टूल्स को एनालिसिस किया तो कहा कि सम स्टोन, देयर आर मेनी स्टोन्स व्हिच आर वेरी ओल्ड, बट देयर आर मेनी स्टोन्स व्हिच आर क्वाइट न्यू। समझे कि नहीं समझे? तो स्टोन एज नाम की जो पूरी की पूरी एक पीरियड थी, उसका जब आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया गया, तो बेस्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर देयर ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, द हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट डिवाइडेड द होल स्टोन एज इनटू मल्टीपल एजेस। मल्टीपल एजेस क्यों? क्योंकि इनफैक्ट 6 मिलियन ईयर अगो से पहले अगर इनफैक्ट अफ्रीका के अंदर ह्यूमन फॉसिल्स, मतलब इनफैक्ट इंसान की खोपड़ी मिली है, हड्डियां मिली है, तो उसको पूरा पढ़ा तो हमको पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है इंसान का। और इंसान का इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, तो इंडिया के अंदर जब हम लोग स्केलेटल रिमेन्स को देखते हैं तो करीबन 5 या 6 लाख साल पहले, 6 lakhs ईयर्स अगो, कब, बीसीई से, मतलब 0 से 6 लाख ईयर्स अगो की बात कर रहा हूं मैं। ये 6 lakhs ईयर्स अगो के पहले इनफैक्ट हमको ह्यूमन फॉसिल्स मिल गए थे। ये ह्यूमन फॉसिल्स जब मिले थे तो उसको इनफैक्ट बहुत सारे हिस्टोरियंस ने पैलियोलिथिक के रूप में पहचाना। पैलियो इसके लिए क्योंकि इनफैक्ट ये ओल्ड कहलाया जाता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। समझे कि नहीं समझे? तो ओल्ड स्टोन एज के रूप में उसको पहचाना गया। फिर उसके बाद उसको और कैटेगराइज किया गया कि यार देखो पत्थर की साइज बदल गई है तो उसको मीसोलिथिक कहा गया। फिर इनफैक्ट पत्थर छोटे हो गए तो उसको नियोलिथिक कहा गया। फिर धीरे 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 क्या हुआ साहब, इनफैक्ट इंसान जो था एक मनुष्य के रूप में, उसने क्या किया, इनफैक्ट मेटल का यूज करना शुरू किया और इनिशियली कॉपर नाम के मेटल का यूज किया और कॉपर और स्टोन का मिक्सचर कर दिया तो उसको चाल्कोलिथिक कहा गया। और कभी कभी इनफैक्ट उसने, है ना, साउथ इंडिया के अंदर जब वो रह रहा था, जब ह्यूमन बॉडी की हमको कुछ रिमेन्स मिले तो वहां पे हमको आयरन भी मिल गए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इसके कारण क्या किया गया साहब, हिस्टोरियंस ने फॉर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग और हिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट ना बनाने के लिए इन्होंने इनफैक्ट उसको पूरी तरह से तोड़ लिया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट?
सो द स्टोन एज एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम लोग जब समझते हैं तो इनफैक्ट उसको 3-4 पीरियड के अंदर समझा जा सकता है। पहला आता है पैलियोलिथिक, दूसरा आता है मीसोलिथिक और तीसरा आता है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज इनफैक्ट करीबन 6 मिलियन ईयर्स अगो से पहले ह्यूमन फॉसिल्स के रूप में मिली थी। इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो करीबन 5 या 6 लाख साल पहले पैलियोलिथिक पीरियड का ओरिजिन हुआ होना चाहिए, क्योंकि तब इनफैक्ट ह्यूमन फॉसिल्स हमको मिल गए थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब आप समझिए कि ह्यूमन फॉसिल्स सबसे पुराने कहां से मिले हैं। सबसे पुराने फॉसिल्स अगर आप देखोगे तो हमको अफ्रीका के अंदर से मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो कितने थे? 6 मिलियन ईयर्स अगो से थे। मतलब ये होता है कि अगर 6 मिलियन ईयर्स अगो से अफ्रीका के अंदर इनफैक्ट ह्यूमन फॉसिल्स मिले थे, तो अफ्रीका माइट बी द जेनेसिस ऑफ द ह्यूमन ओरिजिन। अफ्रीका के अंदर से ही इनफैक्ट हमारा उद्भव हुआ होगा, हमारे पूर्वज आए होंगे। और अफ्रीका से घूमते घूमते 60 लाख ईयर्स अगो से 60 लाख ईयर्स अगो से वो घूमते 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 इनफैक्ट जब 6 लाख ईयर्स अगो के आसपास का पीरियड आया, तो फाइनली इनमें से कुछ 9-11 होके इंडिया के जो रीजन है वहां पे आके सेटल हो गए होंगे। और इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया में जो कहीं ना कहीं पैलियोलिथिक पीरियड का ओरिजिन होगा वो करीबन 6 लाख ईयर्स अगो के आसपास हुआ होगा। ठीक है, वो भी कैसे पता चला? तो हड्डियों के ऊपर से मिला, हमको पता चली कि भाई ये हड्डियां है, ये 5 लाख या 6 लाख साल पुरानी है। अब इसमें ना एक आध लाख साल में आगे पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा। ठीक है, कोई किताब में 5 लाख ईयर्स अगो लिखा होगा, किसी में 6 लाख ईयर्स किया होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है साहब कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया, यू गॉट दिस मच पॉइंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एकदम सिंपल वे के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है साहब कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के अंदर सबसे पहले फॉसिल्स मिले। ये अफ्रीका से इनफैक्ट हम लोग जब इंडिया की तरफ आते हैं तो अफ्रीका के अंदर जब से पहले अर्लीस्ट फॉसिल्स थे वो 60 लाख ईयर्स अगो के पहले थे, 60 लाख साल पहले। और इंडिया में जो अर्लीस्ट फॉसिल्स मिले हैं वो 6 लाख ईयर्स अगो के पहले मिले हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब समझ में आता है कि क्या इंसान ने माइग्रेट किया था। अब अफ्रीका से माइग्रेट किया होगा तो क्या तैर के आया होगा? ठीक है, क्योंकि अफ्रीका और भारत के बीच में जब हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका और भारत के बीच में आज की तारीख में समुद्र है कि नहीं है? हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अफ्रीका और भारत के बीच में आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो व्हाट डू वी सी? हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब? इतना बड़ा इंडियन ओशन आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्या तैर के आया था या हैंड के आया था? ठीक है, ऐसा चल के आया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? तो इसमें अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसके पीछे का कारण अगर आप देखोगे तो उसमें हमको जानकारी मिलती है, वो है आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। और अगर आपको ह्यूमन स्पीसीज का ओरिजिन देखना है तो हमको ये भी समझ में आना पड़ेगा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और अर्थ के फॉर्मेशन के अंदर इंडिया कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की तरफ लेके जाना चाहूंगा और थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्थ कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, अब आपने ज्योग्राफी पढ़ाई होगा ये सब चीजें। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द ज्योग्राफी पोर्शन। बट अगर आप देखोगे तो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम के अंदर सबसे बिगेस्ट जो आता है वो है ईओन, द यूनिट। उसके बाद आपका आता है ईरा, ईरा के बाद आता है इपोक और इपोक के बाद आता है एज। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो जब हम लोग इनफैक्ट सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन की बात करते हैं तो करीबन 4000 ईयर्स अगो के आसपास ऐसा कहा जाता है कि एल्गे या बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो चुका था जब पृथ्वी बनी थी। ठीक है, अब पृथ्वी की जो हाइपोथेसिस थियरी उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब जैसे जैसे समय आगे चलता गया, जैसे जैसे समय आगे चलता गया, वैसे वैसे हमको ह्यूमन स्पीसीज का डेवलपमेंट भी मिलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो करीबन 1.8 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास ऐसा इनफैक्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर मानना यह है कि प्लीस्टोसीन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहां पे ह्यूमन स्पीसीज का प्रॉपर ओरिजिन हो चुका था। और मैंने आपको बताया कि पहले इनफैक्ट हो सकता है कि हम लोग एप के रूप में थे और एप से लेके ह्यूमन के रूप में इनफैक्ट फाइनली आ गए होंगे, क्योंकि 30 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास हम अगर हमको कोई फॉसिल्स मिले हैं जब हम लोग बंदर जैसे दिखते थे, तो वहां से इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी जर्नी रही है। अब जब हम लोग अर्थ की हिस्ट्री को देखते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हैं, तो हमको इपोक सिस्टम के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि एक पीरियड आता है जिसका नाम है प्लीस्टोसीन पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां से ही हमको क्या मिल रहा है साहब? इनफैक्ट ह्यूमन स्पीसीज के एविडेंसेस प्रॉपर वे के अंदर मिल गए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये पूरा का पूरा आपको एक पीरियड मिलेगा
ये पीरियड के दौरान हमको जानकारी मिली कि कैसे अलग-अलग प्रकार के ऑर्गेनिक जो लाइफ है उसका डेवलपमेंट हुआ। और ह्यूमन स्पीशीज़ की जब हम लोग बात करेंगे, वो तो काफ़ी लेट पीरियड के अंदर आया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब देखिए यहाँ से शुरू होती है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही हमको समझाता है कि देखो कैसे अलग-अलग प्रकार के इनफैक्ट लोग हुआ करते थे। ये अलग-अलग प्रकार के लैंड मासेस थे, पहले सेम हुआ करते थे या एक जगह के ऊपर ही इकट्ठे थे, ठीक है? तो एक लॉरेशिया करके जगह थी, एक गोंडवाना थी, बीच में एक टेथिस सी आया करता था, पढ़ा होगा आपने ये सब चीज़ें। और कैसे इनफैक्ट आपके करीबन आर्कियन एज के दौरान ये पूरा का पूरा ड्रिफ्टिंग बनने की शुरुआत होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो धीरे-धीरे करके क्या होता है कि जब टाइम आगे निकलता गया, तो धीरे-धीरे करके आपका लैंड मास है, वो पूरी तरह से ड्रिफ्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, है ना? तो आपने ज्योग्राफी के अंदर अल्फ्रेड वेगनर को, हैरी हेस को, इन सबको पढ़ा होगा, इन सब ने अपनी थियरी दी है। हमको ये समझना है कि इनफैक्ट यहाँ से इंसान यहाँ पे आया, इसमें शायद हो सकता है कि पहले ये सब का सब एक ही लैंड मास हुआ करता था, जिसे हम लोग पैंजिया के रूप में पहचानते हैं। वहाँ से गोंडवाना और लॉरेशिया हुआ और टूटते शायद इस तरह से हो गया होगा। और इसी दौरान इनफैक्ट आपका जो ह्यूमन स्पीशीज़ है, वो भी हमको ये रीजन के अंदर मिल गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है। सो स्टोरी इसमें ये चलती है कि जैसे-जैसे समय आगे चलता गया, इंडिया जो है एक लैंड मास के रूप में, एक प्लेट के रूप में जब हम लोग कहते हैं, वो माइग्रेट होके मतलब वो ट्रैवल करके इनफैक्ट ये यूरेशियन प्लेट के साथ इनफैक्ट आ गया होगा, टकराया होगा। और जब टकराया तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स हो गए। और जब इसी दौरान हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको जानकारी मिलती है कि इंडिया का लैंड मास बन गया। अब जब लैंड मास बना तो शायद इंसान भी माइग्रेट होके या इनफैक्ट जो ह्यूमन स्पीशीज जो हमको मिली है, वो भी इस तरह से आ गई होगी क्योंकि प्लांट की स्पीशीज सेम है, आपके एनिमल्स की स्पीशीज सेम है, जो फॉसिल्स मिले हैं साहब, ठीक है? ये सब आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंदर। तो हमको यही देखने को मिलता है कि जब-जब समय आगे गया ज्योग्राफी के अंदर, जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है, तो उसमें इनफैक्ट आपकी इंडिया की जो इनफैक्ट टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी, वो इस तरह से यूरोपियन प्लेट के साथ आके टकराती है और वहाँ से इनफैक्ट एक यहाँ पे जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ गई। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस दौरान इंडिया में 3 लैंड मास बने। एक इनफैक्ट डेक्कन पेनिनसुला बना, दूसरा हिमालयस बना और तीसरा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बना। ये डेक्कन पेनिनसुला अगर आप देखोगे तो ये पैलियोज़िक टाइम के अंदर मिलेगा, पैलियोज़िक टाइम के अंदर मिलेगा, ये वाले पीरियड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? कैम्ब्रियन एज में। मतलब दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया, करीबन 500 मिलियन ईयर्स पहले से। उसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको इनफैक्ट हिमालयस का डेवलपमेंट मिलेगा और धीरे-धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स का डेवलपमेंट होता है, ये वाला जो रीजन्स है उसका भी डेवलपमेंट मिलेगा इन द प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन का मतलब क्या है कि ये वो दौरान था जब ह्यूमन स्पीशीज़ के भी एविडेंसेस हमको मिलने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कहते हैं साहब कि इनफैक्ट जब हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं और ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करेंगे, तो ह्यूमन स्पीशीज़ का ओरिजिन ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? और मैंने आपको बताया कि कैसे अफ्रीका से देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जियोलॉजिकल चेंजेस जो हुए हैं उसके कारण ह्यूमन स्पीशीज धीरे-धीरे इंडिया की तरफ भी आ गए होंगे, ठीक है? अब देखिए यूरोपियंस का ऐसा मानना था, लेट मी कम बैक टू द हिस्ट्री वन मोर टाइम। ये तो थोड़ा बहुत ओरिजिन समझाने के लिए आपको समझाना था कि कैसे स्केलेटल रिमेन्स सेम मिले हैं, अफ्रीका और इंडिया के अंदर थोड़ी सिमिलैरिटी है। अब प्रश्न ये होता है कि यूरोपियंस जब इंडिया में आए, कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स। इन सब का मेजॉरिटी का मानना था कि इंडिया में एंशिएंट इंडिया का जो ओरिजिन है, वो मोस्ट प्रोबेबली हुआ है इन द बुद्धास टाइम। बुद्धास टाइम का मतलब क्या है? महाजन पद के दौरान। इसके पहले इंडिया का कोई हिस्ट्री ही नहीं था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड ब्रिटिश जितने भी इनफैक्ट आपके एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, उन सब का एक ही चीज मानना था कि इंडिया में जो हिस्ट्री का ओरिजिन है वो यहाँ से हुआ है। कहाँ से हुआ है? यहाँ से। इसके पहले इंडिया का कोई इतिहास ही नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्यों ऐसा था? क्योंकि जब ये लोग इंडिया में आए तब इनको वेद के बारे में जानकारी मिली और मैंने आपको बताया कि 1780s तक आते-आते ये आपका आपका विलियम जोन्स करके ऑफिशियल था, इसने वैदिक नॉलेज भी गेन कर लिया था। किया था कि नहीं किया था? तो उसको लग रहा था कि ये जो वैदिक नॉलेज है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके पहले इंडिया में कोई ओरिजिन था ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब क्या हो गया कि इनको इनफैक्ट 1921 के अंदर पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो इंडस करके जो नदी है उसके आजू-बाजू में बहुत बड़ी सभ्यता रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इंडिया का
हिस्ट्री करीबन यहाँ से होगा। 1921 के भी पहले 1921 के भी पहले समवेयर इन द पीरियड ऑफ 1860s इनफैक्ट एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था ब्रूस फूट। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसके नाम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, ब्रूस विलियम फूट करके एक ऑफिशियल हुआ करता था। इसके बारे में इनफैक्ट सॉरी रॉबर्ट ब्रूस फूट करके एक ऑफिशियल हुआ करता था। ये बंदा इनफैक्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। ही वाज रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज द पर्सन एट दैट टाइम जो उस दौरान इनफैक्ट कुछ कुछ चीजें को डिस्कवरी करता है। और वो क्या कर रहा है, बिकॉज ही वाज रिलेटेड टू द जियोलॉजी, वो बट्टी बट्टी का तपास कर रहा था, वो कुछ इंक्वायरी कर रहा था, ही वाज लुकिंग फॉर द स्टोन्स। और स्टोन्स को ढूंढते ढूंढते उसको पता चला कि ये स्टोन कुछ पुराना है। और उसने इनफैक्ट एक जगह ढूंढी जिसका नाम है पल्लवरम। पल्लवरम आपको पता होगा, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, तमिलनाडु के अंदर मिल जाएगी। और वहां पे इनफैक्ट उसको जो स्टोन मिला है, वहां पे उसको जो स्टोन मिला है, वो स्टोन के अंदर उसको समझ में आ रहा है कि ये जो स्टोन है ये नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये कोई पॉइंटेड स्टोन है। दिस माइट हैव बीन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स। एक्स समझ में आता है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो आप कोई चीज को तोड़ने के लिए, काटने के लिए उस टाइम पे यूज किए होंगे। और इसी के कारण उसने 1853 के आसपास का पीरियड था, उसने कहा कि देखिए मैं कुछ इंडिया में कुछ कुछ पत्थर ढूंढ के लेके आया हूँ। ये पत्थर देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इस दौरान ये पत्थर काफी पुराने हो सकते हैं। द स्टोन कैन बी वेरी ओल्ड, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसी दौर के ऊपर एक और इनफैक्ट एक फ्रेंच मिलेगा जिसका नाम था ली म्यूजियर। इनफैक्ट इसने एक एरो हेड को फाउंड किया। एरो हेड समझ में आता है, उसने एक तीर कमान को ढूंढा। ठीक है, तो इनफैक्ट एक तीर को ढूंढा, उसको भी उसको समझ में आ रहा है कि ये एक उड़ता तीर था साहब। ये उड़ता तीर के द्वारा भी उसने इनफैक्ट पूरा एनालिसिस करके बताया कि ये भी काफी पुराना लगता है। तो धीरे 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 क्या होता है साहब, ब्रिटिशियर्स का इंटरेस्ट बढ़ गया। अब जब ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी 1870s के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की जो संस्था है उसकी स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एंड इसी दौरान इनफैक्ट जब हम लोग इंडिया के अंदर बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स को अलग अलग जगह के ऊपर ऐसे अलग अलग पत्थर मिले। ये पत्थर का जब ये लोग अभ्यास कर रहे थे, इसी दौरान इनको इनफैक्ट शिवालिक जो हिमालयस की फुटहिल्स है वहां पे इनफैक्ट दो फॉसिल मिलते हैं और वहां पे स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं। ये स्केलेटल रिमेन्स एक मेल का था और एक फीमेल का था, एक पुरुष का था और एक स्त्री का था। और इन्होंने कहा कि ये जो स्केलेटन मिला है ये बहुत ही पुराना है। और फिर उसका नाम दिया जाता है रामा पिथेकस एंड शिवा पिथेकस। धीरे 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 महाराष्ट्र के अंदर ये लोग देखते हैं तो बोरी नाम की एक जगह है। ये बोरी के अंदर भी करीबन 6 लाख साल पुराना, 6 लाख ईयर्स अगो का इनफैक्ट एक स्केलेटल रिमेन्स मिला है। उसके अंदर भी इन्होंने देखा कि ये भी बहुत पुराना लगता है साहब। ठीक है, और इसके द्वारा जब इन्होंने स्केलेटन्स की स्टडी की तो इनको पता चलता है कि देखिए भाई साहब, इनफैक्ट इंडिया में भी ह्यूमैनिटी या ह्यूमन स्पीसीज जिसे हम लोग कहते हैं उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इस दौरान हो चुका था। ठीक है, तो ब्रिटिश इनिशियली वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इंडिया में ये जो ह्यूमन स्पीशीज कहीं ना कहीं आए के माइग्रेट हुई होंगी। बट धीरे 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 इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। और जब हिस्ट्री का पूरा एनालिसिस किया तो इन्होंने ये पूरा का पूरा स्टोन एज को इनफैक्ट पढ़ा। इंडिया की अलग अलग लोकेशंस के अंदर एनालिसिस किए गए और उसका स्टडी करने के बाद इन्होंने पूरी की पूरी इंडिया के स्टोन एज को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। कहा कि एक पैलियोलिथिक पीरियड है, दूसरा जो है वो है मीसोलिथिक पीरियड है, और तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, और इनफैक्ट इसको एनालिसिस करने के बाद इन्होंने अलग अलग रीजन्स में कैटेगराइज कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला चीज आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्रियोग्राफी के रूप में और जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ब्रिटिश ने इंडिया में किए थे, इसके द्वारा पूरे के पूरे स्टोन एज को उन्होंने एनालिसिस किया। और इंडिया की आज की जो सब कॉन्टिनेंट है, जोग्राफिकल सब कॉन्टिनेंट है, वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, जो भी साइट्स हुआ करती थी, वहां से स्टोन के टूल्स मिले, जो भी हड्डियां मिली, जो भी इनफैक्ट आपके एविडेंसेस मिले हैं, उसका स्टडी किया। और उसके द्वारा उन्होंने इनफैक्ट पूरी की पूरी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इनफैक्ट उन्होंने हाईलाइट कराया है। समझे आप लोग? ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या डेवलपमेंट हुआ था हिस्ट्री के दौरान और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में स्टोन एज का इंपॉर्टेंस कैसे बनता है। तो 1860s के बाद स्टोन एज का डेवलपमेंट मिलेगा। 1860s के बाद आपको स्टोन एज का डेवलपमेंट मिलेगा, इसके पहले आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो क्या स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाता हूँ। अब देखिए, जनरली हम लोग ह्यूमन स्पीसीज की बात करते हैं, ह्यूमन स्पीसीज की
की बात करते हैं, तो हम लोग आज की तारीख में जो इंसान के रूप में पहचाने जाते हैं, क्या कहते हैं, होमो सेपियन सैपियन के रूप में पहचानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आज जो ह्यूमन स्पीसीज है उसको होमो सेपियन सैपियन कहते हैं। हमारे पहले हुआ करते थे होमो निएंडरथल, इसके भी पहले हुआ करते थे होमो हैबिलिस, और इसके भी पहले जो अर्लीस्ट ह्यूमन रहता था उसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ये सब नाम है। इनफैक्ट ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर होमो सेपियन सेपियन के इनफैक्ट स्पीसीज हमको आज की तारीख में मिले हैं। अभी इनफैक्ट एक जगह है जिसका नाम है नर्मदा के अंदर। कौन सी जगह है साहब? नर्मदा वैली के अंदर। बताइए, चलिए ठीक है, विच इज द प्लेस वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ होमो निएंडरथल। हाँ ठीक है, नेवासा वैली की अंदर। ठीक है, हथनोरा एविडेंस, यस एग्जैक्टली। ठीक है, हथनोरा करके एक जगह है। ये हथनोरा करके जो जगह है वहां पे इनफैक्ट हमको होमो निएंडरथल के अभी बोन्स मिले हैं। वी हैव फाउंड अ बोन्स उसके अंदर से। बट जनरली आज का जो इनफैक्ट हिस्ट्री जो फोकस है वो आपकी जो जितनी भी ह्यूमन स्पीसीज की जो हड्डियों का ढांचा है उसको होमो सेपियन सेपियन के ऊपर इनफैक्ट हम लोग फोकस किया है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो बोन्स मिले हैं वो होमो सेपियन सेपियन के अंदर ही मिले हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या है कि 1 मिलियन ईयर अगो के आसपास, 1 मिलियन ईयर अगो के आसपास इनफैक्ट हमारा जो होमो सेपियन सेपियन के अंदर ट्रांसमिशन हुआ होगा, और उसी के ही एविडेंसेस है। कुछ कुछ जगहों के ऊपर हमको क्या मिलता है साहब, ठीक है, होमो निएंडरथल भी मिल जाता है। ठीक है, ये जो होमो निएंडरथल है, ये होमो इरेक्टस जो है आपको, ठीक है, ये इनफैक्ट अभी बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स चल रहे हैं, और इसी में ही आपका ये जो हथनोरा एविडेंस है एक इंपॉर्टेंट एरिया के रूप में उभर के आया है। तो उससे भी हमको समझ में आता है कि अर्लीस्ट ह्यूमन का मतलब क्या है, कि जब इनफैक्ट ओरिजिन हो रहा था हमारा बंदर से इंसान के रूप में, तो शायद ये पीरियड के दौरान भी कुछ कुछ इनफैक्ट इंसान भारत के अंदर मिल गए थे। ठीक है, बट इसमें श्योर है कि हम लोग मिल गए थे, हमारे जो पूर्वज थे यहाँ से बिलोंग करते थे। बट देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि न्यू साइंटिफिक रिसर्च माइट डेवलप, और इस तरह से प्रूव किया जाएगा कि भाई जो अर्लीस्ट ह्यूमंस है, होमो इरेक्टस या होमो निएंडरथल मैन, जो इनफैक्ट इंडिया के अंदर इसकी भी स्पीशीज रिमेन्स हमको मिल गए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके थोड़ा बहुत समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया। और स्टोन एज में हम लोग यही देखेंगे कि किस किस प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं, किस किस प्रकार के ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, किस किस प्रकार के स्टोन के टूल्स मिले हैं। और हिस्टोरियंस ने पूरा का पूरा जो स्टोन एज है, इंडिया का स्टोन एज है, उसको 3 पीरियड के अंदर बांट दिया है। ठीक है, पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मीसोलिथिक पीरियड, और तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड एंड द मीसोलिथिक पीरियड, दिस आर द 3 एजेस जिसके अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री को, स्टोन एज की हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। नियोलिथिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि नियोलिथिक में आपके जो पत्थर है वो छोटे हो गए थे, नए प्रकार के हुए थे। मीसोलिथिक में भी आपके पत्थर की जो टाइम फ्रेम है और उसकी जो डिजाइन है वो बदल जाती है। और पैलियोलिथिक, जिसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज के रूप में पहचानते हैं, ये सबसे पुराना है, क्योंकि ये शुरू हुआ था 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से, जिसमें एविडेंसेस हमको करीबन 6 लाख ईयर्स अगो से पहले मिल जाते हैं। ठीक है, ये पैलियोलिथिक पीरियड जो है, इसके अंदर की खासियत ये है कि उस दौरान खाली एक ही चीज इंसान करता था, और वो था आपका हंटिंग और गैदरिंग। सुबह उठता था, बोले क्या करना है, खचक कर देना है। ठीक है, या गैदरिंग करना है। गैदरिंग करने का मतलब है अपना खाना थोड़ा स्टोर कर देना है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो उसके स्टोर रूम के अंदर जो भी उसके टपरवेयर के डब्बे पड़े होते थे, तो उसके अंदर इनफैक्ट उसने सब कुछ स्टोरेज करके रखा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हिस्टोरियंस ने क्या किया कि पूरा का पूरा पैलियोलिथिक पीरियड है, पूरा का पूरा इंडिया का पैलियोलिथिक पीरियड है, उसको 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। द पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 periods, that is known as lower stone age, the other one is known as middle stone age, and the third one is known as upper stone age। ठीक है, तो इनफैक्ट इसको भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया पैलियोलिथिक पीरियड को? क्योंकि इस दौरान भी इनफैक्ट जब ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन स्पीसीज की बात करेंगे, तो उसके अंदर अकल आती है। आपने ये मेंटोस की ऐड देखी है साहब? ठीक है, एक बार एक गधा होता है और एक बंदर होता है, और गधे और बंदर की जब हम लोग स्टोरी देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द एप एंड द डोंकी, तो जो बंदर होता है वो इंसान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टोन एज की स्टोरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ही आपकी मिलती है साहब। ठीक है, तो यहाँ बंदर हुआ करता था, और फिर इनफैक्ट ये इंसान के अंदर कन्वर्ट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो स्टोरी है ये आपके स्टोन एज के अंदर ही पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हमको जानकारी रखनी चाहिए कि स्टोन एज में कौन से प्रकार के टूल्स का यूज किया गया था। दूसरा, हमको पैलियोलिथिक की साइट्स की लोकेशंस पता होनी चाहिए। वी शुड नो द लोकेशंस
और तीसरे कहाँ से हमको एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है ना? शिवा पिथेकस एंड रामा पिथेकस क्या है सर? शिवा पिथेकस एंड रामा पिथेकस वर ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज इन इंडिया। शिवा पिथेकस एंड रामा पिथेकस के बारे में कहा जाता है कि दे आर ऑफ दी ऑस्ट्रियोपिथेकस, और इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि होमो हैबिलिस भी हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इसके लिए कहा जाता है कि सबसे अर्ली स्पीशीज जो थे वो ये मिले हैं। हथनोरा के अंदर जो एविडेंसेस मिले हैं उसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे, होमो निएंडरथल या होमो इरेक्टस दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है? तो जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था इस दौरान भी कोई ना कोई आके ये जो अफ्रीका वाला रीजन है वहां से माइग्रेट होके आ गया होगा, वो माधुर्य करता करता आ गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे साहब? ठीक है। तो हथनोरा करके एक जगह है, अभी अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा, आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हथनोरा एविडेंस। बट आपको पहले समझ में आया गया कि एक अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और अर्थ के अंदर जो जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए उसी दौरान ह्यूमन स्पीसीज का भी डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, the contemporary development of earth and the human species goes hand in hand, and when we see the contemporary development of the earth we see that the human species are also getting डेवलप। और वही डेवलपमेंट में इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसका डेवलपमेंट होता है। और इंडिया की ज्योग्राफी में इनफैक्ट ये लोग इनफैक्ट आके बस जाते हैं। अब कहां से आके बसे थे वो मैंने आपको बताया, मोस्ट प्रोबब्ली अफ्रीका के अंदर से आके बसे थे, ऐसा आज की तारीख में आर्कियोलॉजी मानती है, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपका पहला समझ में आ गया कि क्या है। अब देखिए, अब हमने एनालिसिस किया, बहुत सारे हड्डियां मिली, बहुत सारे स्टोन के टूल्स मिले, बहुत सारी डेड बॉडीज के रिमेन्स मिल गए, और वो एनालिसिस करने के बाद अकल ठिकाने आ गई कि साहब ये तो बहुत लंबा पीरियड है, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 5 लाख ईयर्स अगो, 6 लाख ईयर्स अगो। इसके लिए उसको 3 पीरियड के अंदर काट दिया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो क्या किया, पैलियोलिथिक पीरियड सबसे ओल्डेस्ट स्टोन एज के रूप में पहचाना गया और उसको भी 3 पीरियड के अंदर डेवलप किया गया है, या उसको इनफैक्ट तोड़ा गया है फॉर द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक को कहा गया है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरे को कहा गया मिडल पैलियोलिथिक, और तीसरे को कहा गया है अपर पैलियोलिथिक। इसको क्यों 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया, उसके पीछे का कारण ये था कि इनिशियली इंसान जब उसके अंदर अकल नहीं थी तो बड़े बड़े पत्थर लेके इनफैक्ट वो है ना शिकार किया करता था। फिर धीरे धीरे उसके अंदर अकल ठिकाने आती है, उसको समझ में आया कि देखिए मैं बड़ा पत्थर लेके इनफैक्ट शिकार करूंगा कोई मतलब नहीं है, मैं छोटे पत्थर का उपयोग करता हूँ। तो उसने क्या किया, फ्लेकिंग टेक्निक यूज की। फ्लेकिंग टेक्निक समझ में आता है सब आपको? ठीक है। तो एक पत्थर, जैसे आपने है ना ऑनियन देखा होगा, ऑनियन को इनफैक्ट आप पूरी तरह से निकाल दो तो कैसे यूज होता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इस प्रकार की इनफैक्ट लेवलिस्ट टूल्स जो है, इनफैक्ट टेक्निक जो है फ्लेकिंग की, उसको यूज किया और पत्थर को शार्पन किया, छोटा कर दिया। और धीरे 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 इनफैक्ट जब अपर पैलोलिथिक में आता है तो उसने ब्लेड बनानी शुरू कर दी, ठीक है? पत्थर से छोटी छोटी ब्लेड बनाई सो दैट हंटिंग करने में इजी रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? क्योंकि काम एक ही था उसका, हंटिंग एंड गैदरिंग। बोले आज क्या करना है, बोले आज हिरन मार के खाएंगे, बोले कल क्या करना है, हम लोग मोर मार के खाएंगे, ठीक है? तो वही कहानी थी, सुबह उठ के, ठीक है, खाओ खाओ पियो मजे करो। किसी दिन आपको इंसान खा जाता था, किसी दिन शेर आपको खा जाता था, ये चलता रहता था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलेगी। पैलियोलिथिक पीरियड का इंडिया के अंदर एविडेंस ये है कि इनफैक्ट इसका डेवलपमेंट हुआ था प्लीस्टोसीन एज के अंदर। प्लीस्टोसीन आपका जो इनफैक्ट जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है, इस दौरान आपको मिलेगा, ठीक है? फ्लेक्स नहीं समझ में आते सर, फ्लेकिंग टूल्स आपको नहीं समझ में आते, है ना? तो आप इसका फोटो अभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? मेरे पास अभी स्लाइड्स के अंदर कहीं पे होगा, या आपको कल बता दूंगा। गेटिंग में ब्लेड नहीं समझ में आता यार, ठीक है? एनीथिंग दैट इज शार्प, ठीक है, यहाँ से एकदम शार्प होता है तो ब्लेड के रूप में यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? धारदार होगा साहब, ठीक है? तो इस प्रकार की आपको चीजें मिल जाएगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो पहला पैलियोलिथिक पीरियड आता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय पैलियोलिथिक पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड जो है उसका डेवलपमेंट कब हुआ? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? पैलियोलिथिक पीरियड का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर जब हम लोग देखेंगे प्लीस्टोसीन एज के अंदर होगा। प्लीस्टोसीन मतलब जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है। और इस दौरान हमको जानकारी मिलती है कि हंटिंग एंड गैदरिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो इनफैक्ट सोसाइटी के अंदर चालू हुआ था। तो जो ह्यूमन उस टाइम पे जो थे इंसान, वो लोग बेसिकली अलग अलग प्रकार के पत्थर का उपयोग करके खचा खची किया करते थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि अलग अलग प्रकार के स्टोन के टूल्स का यूज किया गया है, अलग अलग प्रकार के वुडन टूल्स का यूज किया गया है, अलग अलग प्रकार के बोन के टूल्स का यूज किया। हड्डियां का क्यों? क्योंकि कोई जानवर को जब मारा जाता था तो जानवर की हड्डियां भी हंटिंग के लिए यूज हो जाती थी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो उससे हमको समझ में आता है कि मेनी ऑफ द स्टोन टूल्स एंड मेनी ऑफ द बोन टूल्स वर यूज्ड
फॉर द हंटिंग, फॉर द गैदरिंग। वुड का उपयोग तो एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो इन्होंने फायर के लिए भी यूज किया था। फायर का मतलब क्या होता है साहब, ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप समझोगे तो इन्होंने है ना पत्थर जो है, पत्थर को घिस के भी उस दौरान इनफैक्ट थोड़ी बहुत फायर बनाने की शुरुआत की थी और यहाँ से ही अपनी लाइफस्टाइल जीने की शुरुआत की। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो क्या होता है कि जो अर्लीस्ट हमारे जो वंशज हुआ, हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, ये हंटर गैदरर थे। सुबह उठ के उनका एक ही काम काज था कि खाना पीना करते थे। वाइल्ड एनिमल्स हो गए, नॉर्मल एनिमल्स हो गए, ठीक है। फिर इनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज ये भी हुआ करती थी कि हमको क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो दे वर अवेयर कि व्हाट थिंग्स शुड बी ईटन एंड व्हाट नॉट थिंग्स शुड बी ईटन। तो उससे भी हमको समझ में आता है कि इनके पास नॉलेज था कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर एडिबल एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर पॉइजनस। अगर कोई ऐसा घास फूस खा लिया जिसके कारण आपका पेट खराब हो गया, तो इनफैक्ट इनको ये सब के बारे में भी पता था। इनको वहां पे ये भी पता था एंशिएंट एज के दौरान, इनफैक्ट जब पैलियोलिथिक के बारे में हम लोग पहचानते हैं कि कौन सी प्रकार की एनिमल्स हमको कहाँ पे मिलेंगे, कौन से प्रकार का इनफैक्ट हमको है ना जो जो रूट्स है, जो फ्रूट्स है हमको कहाँ पे मिलेंगे। तो उससे भी समझ में आता है कि जो पैलियोलिथिक मैन हुआ करता था, पैलियोलिथिक मैन मतलब जो उस दौरान रहने वाले जो ह्यूमंस हुआ करते थे, उनको हंटिंग से लेके इनफैक्ट फूड के बारे में सब कुछ नॉलेज था, ठीक है। तो नमक स्वाद अनुसार, प्याज औकात अनुसार, हर एक चीज उनको उस टाइम पे पता थी और इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक मैन जो था वो काफी स्मार्ट हुआ करता था। वो जब हंटिंग भी करता था तो उसको पता था कि कौन से जानवर को कैसे हंट करना है। उसको ये भी पता था कि कुछ कुछ जानवर को हमको दूर से मारना पड़ेगा और इसके लिए इन्होंने बो एंड एरो का यूज किया। कुछ कुछ जानवरों को हमको बड़ा पत्थर लेके मारना पड़ेगा, तो उसको नजीक से भी मार सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो बिकॉज इन फैक्ट वी फाइंड मल्टीपल चीजें जो उस दौरान एनिमल्स और इनफैक्ट आपकी गैदरिंग के लिए यूज होती थी, तो उन सब का उपयोग करके इनफैक्ट पैलियोलिथिक मैन जो उस टाइम पे सबसे अर्लीस्ट ह्यूमन स्पीसीज थी, उन्होंने इनफैक्ट अपना कामकाज किया है। ये पैलियोलिथिक मैन इंडिया के अलग अलग रीजन्स में हमको मिलेंगे। इनका एक ही काम था कि जहां पे खाना मिलता था वहां पे रहो और जहां पे खाना खत्म होता था वहां से 9 2 11 हो जाओ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दे यूज्ड टू कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इस टाइम पे कोई सिटी बस या मेट्रो या बीआरटीएस नहीं हुआ करती थी, इसके लिए 11 नंबर की बस से ये लोग जाया करते थे। झूम कल्टीवेशन नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था। उस दौरान इनका एक ही कामकाज था कि एनिमल्स जहां पे मिलेंगे वहां पे हम लोग रहेंगे, या थोड़े बहुत फ्रूट्स मिल जाएंगे, या थोड़े बहुत हमको है ना जो लीव्स पत्ते बत्ते जो भी हो जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो जो नेचुरली उगते थे, नेचुरली जो भी उगते थे वो इनफैक्ट जहां से ग्रो होते थे वहां पे ये लोग माइग्रेट किया करते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स का मतलब है कि दे वर नॉट स्टेबल, दे यूज्ड टू कंटिन्यूअसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। क्यों? क्योंकि जहां खाना खत्म होता था वहां से कहीं और चले जाते थे, ठीक है। तो इनका काम यही था कि इनफैक्ट प्लांट्स जहां पे उगते हैं वहां पे रहो, जब इनफैक्ट प्लांट्स खत्म हो जाते हैं तो दूसरी जगह के ऊपर चले जाओ। सो दे वर नोइंग अबाउट द सीजन टू सीजन माइग्रेशन। इनफैक्ट ये लोग वहां पे ही रहते थे पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर जहां पे वाटर सोर्सेज काफी अच्छी मात्रा में मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इसी के कारण पैलियोलिथिक एज के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो हमको ज्यादातर साइट्स ऐसी मिलेगी जो वाटर बॉडीज के आजू बाजू में ही मिलती है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? 3 जगहें आपको मिलेगी साहब। पहली मिलेगी भीम बेटका, दूसरी मिलेगी हुंसगी और तीसरे मिलेगा कुरनूल। दिख रहा है आपको? दिस आर द 3 प्लेसेस जहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पानी आजू बाजू में दिखा है कि नहीं दिख रहा है। आप देखिए ये कृष्णा का वैली वाला रीजन है, ये एक नर्मदा वाला रीजन है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको आराम से ये वाटर सोर्सेज मिलेंगे। ये वाटर सोर्सेज की साइड से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ही पैलियोलिथिक मैन के एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पे जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, ये एविडेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके एविडेंसेस का जब स्टडी करते हैं तो हमको पता चला कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार का जीवन जिया करते थे, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द लोकेशंस जो हमको पैलियोलिथिक साइट्स के अंदर मिली है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है, एक तो नदी किनारों के ऊपर मिलेगी। मेजोरिटी ऑफ द साइट्स आर लोकेटेड इन द रिवर वैलीज, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने इनफेक्ट स्टोन के टूल्स अलग अलग प्रकार के बनाए थे। कुछ स्टोन टूल्स को इन्होंने हंटिंग के लिए बनाया था, कुछ स्टोन टूल्स को इन्होंने डिफेंस के लिए बनाया था,
कुछ स्टोन टूल्स से इन्होंने इनफैक्ट है ना अपना, जो मैं कह सकता हूँ कि अपनी एक बाउंड्री डिक्लेयर करने के लिए बनाया था, और इसी के कारण इन्होंने क्या किया था, इनकी जो भी साइट्स हुआ करती थी, इनकी जो भी साइट्स हुआ करती थी, ये वहां पे ही रहते थे जहां पे स्टोन की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी सी भीमबेटका, हुंसगी एंड कर्नूल वर बेसिकली चूजन क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रॉक काफी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, और इसी के कारण हमको देखने को मिला कि नेचुरल रॉक भी अवेलेबल था, अलग-अलग प्रकार के पत्थर भी अवेलेबल थे। यहाँ पे इनको रहने के लिए केव्स भी अवेलेबल थी, नेचुरल केव्स हुआ करती थी। तो इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि नेचुरल केव से लेके, नेचुरल रॉक से लेके अलग-अलग प्रकार की जितनी भी इनफैक्ट आपकी जो फैसिलिटीज़ है, उन सबको ध्यान में रख के इनफैक्ट पैलियोलिथिक मैन ने अपना जीवन बिताना शुरू किया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस सिचुएशन हमको देखने को मिला कि अलग-अलग रीजन्स में इन्होंने स्टोन के टूल्स बनाए। ये स्टोन टूल्स बनाने की 2 प्रकार की टेक्निक हुआ करती थी। एक की थी स्टोन ऑन स्टोन की टेक्निक, मतलब 2 पत्थर को एक दूसरे के ऊपर घिसना, और दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। फ्लेकिंग का मतलब क्या है कि उसका एक लेयर को निकालना। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो जब इन्होंने गलती से 2 पत्थर को एक दूसरे के ऊपर घिस दिया, जब अपना सामान बना रहे थे, तो वहां मजाक-मजाक के चक्कर में रजाक हो जाता है। और ये जो कुरनूल नाम की जगह है, वहां पे पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर हमको फायर के एविडेंसेस मिल जाते हैं। सो वी फाइंड कि कुरनूल बिकेम द फर्स्ट प्लेस जहां पे हमको एविडेंस मिलता है फायर का, और हम लोग कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान फायर का उपयोग होता होगा। तो पहले जो मीट खाना होता था वो कच्चा होता था, अब मीट खाने के लिए उनको है ना थोड़ा बहुत है ना तंदूर मिल जाता था, ठीक है? तो तंदूरी मीट जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगा साहब। आप वेजिटेबल्स को भी थोड़ा बहुत है ना उसको रोस्टिंग कर दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि पैलियोलिथिक मैन के पास नॉलेज था कि कैसे खाना है, कौन-सी चीज़ को खाना है, कौन से स्टोन्स को यूज़ करना है, कहाँ पे रहना है, ठीक है? तो बात ऐसे की जाती है कि पैलियोलिथिक मैन के पास कोई नॉलेज नहीं था। सच्चाई ये थी कि पैलियोलिथिक मैन वाज़ वेरी मच एडवांस्ड एंड वेरी मच नॉलेजेबल। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इस तरह से आपको पॉइंट समझ में आया कि देखिए अलग-अलग प्रकार के इसने उपयोग किए हैं, और जो इनफैक्ट हमको एविडेंसेस मिले हैं ये 3 जगह के ऊपर, हुंसगी है, भीमबेटका है, कुरनूल है। इन 3 जगह के द्वारा इनफैक्ट हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि कैसे इनका गैदरिंग और हंटिंग चलता था, कैसे अलग-अलग प्रकार के इनफैक्ट इनकी लाइफ़स्टाइल चलती थी, ठीक है? होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस के कुछ-कुछ एविडेंसेस मिले हैं। मैंने आपको बताया है बोरी नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर शायद एविडेंसेस बोल रहे हैं कि होमो इरेक्टस के होंगे, बट अभी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? बट इसके सिवा इंडिया में और कौन-सी लोकेशन है, जहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान जो ओल्ड या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो है, अर्ली स्टोन एज है, उसकी साइट्स याद रखिएगा। प्लीज़ रिमेंबर द साइट्स ऑफ द पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक इनफैक्ट स्टेजेस कहाँ-कहाँ पे आया है, तो एक पाकिस्तान में आया है, सोआन वैली, ये ऑप्शनल के लिए काम में आता है, पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता ही है। उसी तौर के ऊपर आपको एक यहाँ पे मिलेगा साहब, ठीक है, पाकिस्तान में सोआन वैली, एक मिलेगा आपको कश्मीर के अंदर, ठीक है, पहलगाम, एक मिलेगा दिदवाना, एक मिलेगा हथनोरा, मैंने आपको अभी बताया साहब, ठीक है, एमपी के अंदर नेवासा वैली, हुंसगी, बेलान वैली, भीमबेटका, एंड वी also find the locations of the Tamil Nadu region, that is अतिरापक्कम, पल्लावरम एंड बड़मदुराई, ठीक है? ये सब लोकेशंस याद रखेगा। दे आर ऑल लोअर पैलियोलिथिक पीरियड्स, और यहाँ पे हमको क्या-क्या चीज़ें मिली है साहब? यहाँ पे हमको मिला है साहब अलग-अलग एविडेंसेस, जहाँ से हम लोग लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो फायर आपको समझ में आया? अरे एशेज़ मिले हैं ना, ऐश, हमको ऐश मिली है साहब, ठीक है? ये पढ़ा तो सही साहब, ठीक है? ऐश मिली है। ऐश का भी साइंटिफिक एनालिसिस हुआ। आप देखिए मट्टी के अंदर आप ऐश को जला के रख दो, इफ यू विल बरी आउट द ऐश, और ऐश फॉसिल के अंदर भी मिलती है, ठीक है? तो उसका भी मैंने बताया ना, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है साहब। ये पूरा आर्कियोलॉजी एक साइंस के रूप में आप देखिए, यू ट्राई टू सी आर्कियोलॉजी एज़ अ साइंस, तो आपको आर्कियोलॉजी के साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी साहब, ठीक है? ये फोरेंसिक है एक्चुअली, ठीक है? ये फोरेंसिक वाला ही पूरा फंडा है साहब, है ना? तो यू फाइंड ऑल द थिंग्स, आपको आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। कार्बन डेटिंग तो उसके उसके बड़े-बड़े है ना बिग शॉट्स आ गए आज की तारीख में जो डेवलपमेंट हुआ है।
तो बहुत सारी चीजें हमको मिल जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? अब देखिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड और द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है? यहाँ ज्यादातर हमको एविडेंसेस होमो इरेक्टस और होमो एबिलिस के मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जानकारी मिलती है कि कंटिन्यूअसली इनफैक्ट जो अर्लीस्ट मैन था, जो ह्यूमन स्पीसीज के एविडेंसेस मिले हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले मिलेंगे। ये लोग को खाने पीने का नॉलेज हुआ करता था, दे वर हैविंग द नॉलेज ऑफ व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। इनफैक्ट डिस्कवरी ऑफ फायर्स भी मिल जाएगी। और ज्यादातर साइट्स अगर आप देखोगे तो आपको प्लेन्स के अंदर नहीं मिलती है। ज्यादातर साइट्स हमको कहाँ मिलती है? इन दिस रीजन मिलती है एंड इन दिस रीजन मिलती है। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना? तो ये जो आपका गंगा यमुना वाला जो प्लेन है, ये प्लेन वाले रीजन के अंदर हमको नहीं मिलेगी। उसी तौर के ऊपर इंडस वैली के रीजन के अंदर भी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रॉक का मटेरियल भी देखना है, आपको वाटर भी देखना है, ठीक है? अब नदी पत्थर लेके आती है कि नहीं आती है? डोंट यू थिंक दैट द रिवर कैरीज द स्टोन विद देम? गेटिंग अ पॉइंट। तो इसके लिए, और तीसरा, इनको गुफाएं भी चाहिए। अर्ली मैन के लिए घर नहीं हुआ करता था, तो इनको गुफाएं भी चाहिए होगी। दे वर हैविंग, दे नीडेड द केव्स। तो ये वहां पे ही रहा करते थे। दे यूज्ड टू स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पे ये तीनों की फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो इन दिस कंडीशन हमको समझ में आता है कि कैसे आपका जो पाषाण युग है, जिसे हम लोग प्रारंभिक पाषाण युग के रूप में, अर्ली पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक के रूप में पहचानते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है? उसमें ये जो हथनोरा एविडेंस का मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको होमो इरेक्टस मिला है। होमो इरेक्टस का मतलब कौन सा होगा साहब? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब ह्यूमन स्पीसीज का ओरिजिन हो रहा था, जब ह्यूमन स्पीसीज का ओरिजिन हो रहा था, तो ह्यूमन स्पीसीज के ओरिजिन के दौरान, ह्यूमन स्पीसीज के ओरिजिन के दौरान हम लोग कहते हैं कि भाई ज्यादातर इनफैक्ट आपको यहाँ से होमो हैबिलिस से या इनफैक्ट होमो सेपियन सेपियन से हम लोग मानते हैं। बट वी सी कि ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस के रूप में मिलता है कि जो अर्लीस्ट मैन को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ह्यूमन स्पीसीज माइग्रेट होके उस दौरान नर्मदा वाले रीजन के अंदर सेटल हुई होगी। द पर्सन माइट हैव सेटल्ड, वो घूमता घूमता आ गया होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं मेरे जीवन में क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी चीज उसके जीवन में होगी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे सिलेबस के अंदर है और हमको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। चलिए, ठीक है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर, करीबन 5 लाख साल पुराना है हथनोरा एविडेंस। यहाँ पे एक स्कल मिला हुआ है, ये स्कल के द्वारा हमको समझ में आता है कि ये कितना पुराना होगा। बट खासियत ये है हमारे लिए कि ये एकमात्र स्कल है जो इनफैक्ट होमो इरेक्टस का मिला है। इसके सिवा और कोई स्कल नहीं मिला है, ठीक है? दिस इज द ओनली स्कल अभी आज की तारीख में आर्कियोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि होमो इरेक्टस पीरियड से है। बाकी इनफैक्ट ज्यादातर आपको मिलेंगे वो होमो सेपियन सेपियन के दौरान से ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके सिवाय, इसके सिवाय आपको और कौन सी साइट मिलेगी पैलियोलिथिक पीरियड में? तो एक मिलेगी आपको पटने, ठीक है? पटने कहाँ पे आया है? पटने इज इन महाराष्ट्र, याद रखेगा। पटने इज अ पैलियोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र बेसिकली। एंड यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिच के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखेगा, ठीक है? तो वी फाइंड ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच के अंडे मिले हैं, वी हैव फाउंड द एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। तो उससे भी हमको समझ में आता है कि पैलियोलिथिक मैन जो था, जो अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर रहता था, उसको ऑस्ट्रिच बॉस्ट्रिच के बारे में जानकारी होगी या अंडे वंडे खाने का शौक होगा। और इनफैक्ट ये जो ऑस्ट्रिच जो थे, उसके इनफैक्ट जो अंडे थे उसे इन्होंने मालाएं बनाई थी, बीड्स बनाए थे, ठीक है? तो उससे हमको समझ में आता है कि फैशन का नॉलेज होगा इनको थोड़ा बहुत, ये देवर अवेयर अबाउट की कैसी माला वाला पहन के हम लोग है ना कूल दिखेंगे। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो ये भी मिल जाएगी। दूसरी आपको एक साइड मिलेगी हुंसगी, मैंने आपको बताया, ठीक है? हुंसगी के अंदर भी आपको बहुत सारे स्टोन के एविडेंसेस मिलते हैं। और ये एविडेंसेस के अंदर जब हम लोग समझते हैं तो अलग अलग प्रकार की स्टोन टूल्स के द्वारा यहाँ की इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी समझ में आती है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? देयर वर एविडेंसेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यस, पूरे वर्ल्ड के अंदर मिल जाएंगे साहब, ठीक है? उनकी कहाँ पे आया है साहब? इफ यू कैन सी द लोकेशन, आपको ये कर्नाटका वाले रीजन के अंदर मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो वी सी मल्टीपल प्लेसेस इन इंडिया जहां पे आपको एक लोकेशन पूछ जा सकता है। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि मैच द फॉलोइंग कर दो, ठीक है? ये मैप एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि पैलियोलिथिक साइट्स का मैच द फॉलोइंग करना है आपको, और किस तरह से इनफैक्ट कहाँ कहाँ उसकी खासियत मिली है
वो आपको पता होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट है, ये क्लास 6 के अंदर है। कुछ-कुछ ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर से भी मैंने लिया हुआ है और कुछ-कुछ बहुत सारी रेफरेंस बुक है, जैसे उपिंदर सिंह हो गई और रोमिला थापर हो गए, ठीक है? वहाँ से भी मैंने सब कुछ यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है। इसके लिए तो बताया कि आप 1 या 2 बुक पढ़िएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है ना? ज़्यादातर स्लाइड्स के अंदर मैंने टापा हुआ है, ठीक है? सब कुछ टाप दिया है, गेटिंग माय पॉइंट? और कुछ मैंने खुद से भी अपना रिसर्च किया हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, ये आर एस शर्मा भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसके लिए तो बताया था कि आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है? आपको पढ़ना है बुक, बुक इसके लिए पढ़ना है क्योंकि रेफरेंस के लिए कुछ चाहिए होगा और पढ़ोगे तो आपको वो स्टेटमेंट फॉर्म में याद भी रहेगा। बट स्लाइड्स आपके लिए सबसे फंडामेंटल रहेगी इन योर प्रिपरेशन। चलिए ठीक है, एक आपकी ये स्लाइड हो गई। उसके सिवा चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पीरियड है, चलिए ठीक है। अब देखिए पैलियोलिथिक में 3 फेजेस आए, ठीक है? 3 फेजेस आपको मिलेंगे। पहला जो है वो है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा आएगा आपका मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा आएगा अपर पैलियोलिथिक। अब पहले मिडिल और अपर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे आज के क्लास के अंदर। लेट अस गो टू द मिडिल एंड द अपर पैलियोलिथिक, ठीक है? अभी देखो आज वेडनेसडे हो गया ना साहब, है ना? तो कल मैं आपको 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, तो आज 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि 9 बजे सर का क्लास रहता है, तो क्लैश नहीं होगा, तो आप आराम से, है ना? तो चलिए आगे चलेंगे, ठीक है ना? तो अब समझने की कोशिश करते हैं मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक में क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडिल एंड द अपर पैलियोलिथिक। तो देखो मेरा क्लास तो ऐसे भी 9:15 तक चलता ही है साहब, ठीक है? वो तो खाली बोलने की बात होती है, वो तो 2 घंटा बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना, इसके लिए लिख देता हूँ मैं, चलिए, है ना? 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, ठीक है? मैं आता हूँ टाइम पे पर जाता हूँ अपनी मर्जी से, और जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ उसको, ठीक है? मैं 3 घंटा होगा तो भी मैं बैठूंगा साहब, है ना? और मैं बैठता ही हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। और जिन लोगों को ब्रेक की आदत है वो भूल जाइएगा, ठीक है? वो ब्रेक नहीं मिलता है, यहाँ 2-2.5 घंटा नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है और एकदम धड़ाधड़ चलेगा, ठीक है? अपना दिमाग दिमाग खोल के आइए, और हो सके तो मेरे क्लास को लाइव अटेंड करिएगा, तो ही आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। रिकॉर्डिंग में तो फिर आपको आलस आएगी, क्योंकि 2-2.5 घंटा आप कंटिन्यूअसली मोबाइल के सामने ताड़ नहीं पाओगे, अपने हेडफोन से भी आप कंटाल जाओगे। यहाँ पे तो क्या है कि आप इधर के उधर गए, मैं डांट दूंगा लाइव क्लास के अंदर भी कि भाई क्यों टाइम पास कर रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो हमेशा इनफैक्ट, ठीक है, लाइव के अंदर ही अटेंड करिएगा। अब देखिए आपका पैलियोलिथिक का 3 फेज होगा। पैलियोलिथिक का आपका 3 फेज होगा, एक तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक सबसे ओल्डेस्ट था। अब धीरे-धीरे क्या होता है, वी सी बाय द इन फैक्ट मिडिल पैलियोलिथिक वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ होमो इरेक्टस, ठीक है? अब यहाँ तक आते-आते हमको होमो इरेक्टस के काफी सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे, और इनफैक्ट भारत के अलग-अलग रीजन्स में हमको देखने को मिलता है कि अब एक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। कल्चर का मतलब क्या है, संस्कृति। संस्कृति कैसे बनती है, जब आदमी सेटल होगा तब होगा, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आपको 2-3 जगह मिलेगी, एक तो नेवासा। नेवासा कहाँ पे आया, एमपी के अंदर। और दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको सुरेगांव कल्चर मिलेगा, ये कहाँ पे आया है साहब, ठीक है? तो आपका महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको सेटलमेंट के कुछ-कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि आपका जो प्रवरा नदी है, ठीक है? वो वाले रीजन्स के अंदर आपको ज्यादा मिल जाता है। नेवासा आपका एमपी महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर मिलेगा। और इनफैक्ट धीरे-धीरे हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे, तो वी सी मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का डेवलपमेंट होगा, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो एक मिडिल पैलियोलिथिक हो गया। मिडिल के बाद आपका तीसरा आएगा अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक का मतलब क्या है कि ये पीरियड तक आते-आते आपके होमो सेपियन सेपियन का डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है? तो याद रखेगा कि इन दी लोअर पैलियोलिथिक वी फाइंड होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो सबसे अर्लीस्ट मैन के रूप में मिलेगा। फिर उसके बाद जब हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक में बात करते हैं, तो उसमें होमो इरेक्टस के एविडेंसेस ज्यादा मिल जाते हैं। और व्हेन वी सी दी अपर पैलियोलिथिक, तो हमको मिलता है होमो सेपियन सेपियन। होमो सेपियन सेपियन का मतलब क्या है कि आज जो हम लोग जो रूप में जी रहे हैं, मॉडर्न मैन हम लोग जिसे कह सकते हैं, उसके एविडेंसेस कहीं ना कहीं आपको अपर पैलियोलिथिक पीरियड में मिलेंगे, ठीक है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड मतलब आज से करीबन अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो 30,000 ईयर्स अगो के आसपास का पीरियड हम लोग कह सकते हैं। वी कैन इंक्लूड द पीरियड ऑफ अराउंड 30,000 ईयर्स अगो, ठीक है ना? तो 35,000 बीसी के आसपास का पीरियड हम लोग कह सकते हैं, जब आपके होमो सेपियन सेपियन का ओरिजिन हो चुका था। और यहाँ पे इनफैक्ट एक नए प्रकार की अब आपको कल्चर का भी डेवलपमेंट मिल जाएगा, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड मल्टीपल प्लेसेस ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उसमें भीमबेटका है, बेलान वैली है, पुष्कर है, फिर आपके कर्नाटका के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर रीजन्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग बागोर करके जगह है राजस्थान में। ये जो बागोर करके जगह है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इनफैक्ट लोकेशंस मिलेगी जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जितने भी इनफैक्ट आपके लोकेशंस मैंने बताई है,
उसमें जितने भी इनफैक्ट राजस्थान के अंदर है ना साहब, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना पुष्कर है यूपी के अंदर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी के अंदर। तो आपको इनफैक्ट ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब जितने भी ऑप्शनल वाले लोग हैं, वो लोग मैपिंग अच्छी तरह से करेंगे और जो जीएस वाले हैं वो खाली याद रखेंगे कि ये लोकेशन कहाँ पे आई है, ठीक है? वो कहाँ पे आई है उतना पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब के द्वारा जब हम लोग सिग्निफिकेंस ट्राई करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, हम लोग इनफैक्ट पैलियोलिथिक पीरियड की जब हम लोग बात देखेंगे, तो हमको पता चलता है कि इस दौरान हमको पेंटिंग का डेवलपमेंट मिला, क्योंकि भीमबेटका के अंदर बहुत सारे पेंटिंग मिले हैं। इस दौरान हमको स्टोन टूल्स के बारे में जानकारी मिली, अलग-अलग प्रकार के पत्थरों के बारे में जानकारी मिली। इसी दौरान जब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, तो हमको जानकारी मिलती है कि कैसे हंटिंग और गैदरिंग होता था, उससे भी हमको समझ में आता है, ठीक है? तो आपको जब इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेनेवर दे विल आस्क यू क्वेश्चन, तो वी फाइंड कि मल्टीपल प्रकार के आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और आपको क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट डाल देगा कि इन द पैलियोलिथिक पीरियड द ह्यूमन वाज अवेयर अबाउट और द पर्सन एट दैट टाइम वाज अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ द प्लांट्स, उसको प्लांट्स के बारे में जानकारी थी। तो हमने अभी आपको बताया कि उनको प्लांट्स के बारे में जानकारी थी, उनको पता था कि कौन सा प्लांट खा सकते हैं, कौन से प्लांट खाने से हाजमा हजम हो जाएगा, ठीक है? तो उसी तौर के ऊपर उसको हंटिंग के बारे में भी जानकारी थी, कैसे मीट को पकाया जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों से हम कहते हैं कि पैलियोलिथिक मैन था तो बड़ा स्मार्ट था और उसके एविडेंसेस हमको पेंटिंग के अंदर मिलेंगे, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो मैं जब आपको पेंटिंग के ऊपर आऊँगा तो उसके ऊपर और डिस्कस करूँगा, बट हम लोग जब पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो इंडिया में भीमबेटका करके जो जगह है, व्हिच इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, वहाँ पे इस प्रकार के आपको पेंटिंग्स मिलते हैं। ये पेंटिंग्स का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमको जानकारी मिलती है कि ये पेंटिंग्स के अंदर हंटिंग के सीन्स मिल रहे हैं। ये पेंटिंग्स के अंदर हमको बहुत सारे इनके सोशल कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलती है। ये पेंटिंग्स के अंदर हमको ऑस्ट्रिच के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो हाथी नाम का एक एलिफेंट भी दिख रहा है, मतलब एनिमल भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे घोड़ा भी दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि काइंड ऑफ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो उन सब चीज़ों से जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो कोई भी जगह होगी, वहाँ से पैलियोलिथिक के अंदर की जो एविडेंसेस मिले हैं, उसमें से उनकी सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में हम लोग ज़रूर से जानकारी रख सकते हैं। ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? है ना? अब देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। एक जगह है बागोर के अंदर, मैंने आपको बताया। बागोर के अंदर एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है। ये प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर 3 पत्थर को इस तरह से रखा गया है और बहुत सारे लोगों का मानना है, हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो तीनों के तीनों पत्थर हैं, ये रिलीजन को सिंबलाइज़ करते हैं और हो सकता है कि इनफैक्ट पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान ही पीपल माइट बी इनफैक्ट प्रैक्टिसिंग सम काइंड ऑफ रिलीजन, कुछ आइडल वर्शिप भी हो गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो जो आपका ट्रायंगुलर स्टोन्स है, जो एक सिंबल्स के रूप में मिले हैं, वो रिलीजन को दर्शाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? उसी तौर के ऊपर आपने पूछा है कलर कहाँ से आता था? ये कलर मट्टी से आता था, ये कलर स्टोन से आता था और इनफैक्ट इसको टेक्निक पता थी कि ये कलर को कैसे आपको पीसना है, उसको पानी के अंदर डालना है और फिर चिपकाना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं जब आर्ट एंड कल्चर के अंदर आऊँगा, तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ दे यूज्ड टू कलर ऑल द पेंटिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कह सकते हैं साहब कि आपके जो पैलियोलिथिक मैन था, जो आज से करीबन 2-3 लाख साल पुरानी हम लोग सभ्यता की बात या संस्कृति की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द कल्चर, तो काफ़ी एडवांस हुआ करते थे। एक कल्चर के रूप में उनका खुद का विकास होना शुरू हो गया था और जब उनका साइंटिफिक इवोल्यूशन देखते हैं तो होमो सेपियन सेपियन में भी आ चुके थे बाय दी, आई वुड से अपर पैलियोलिथिक पीरियड। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? समझे कि नहीं समझे? तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या सिग्निफिकेंस था, कहाँ-कहाँ पे हंटिंग के सीन्स मिले हैं। भीमबेटका के अंदर आपको हंटिंग के सीन्स मिलेंगे, किस प्रकार के सीन्स मिलते हैं। मैन और वुमेन दोनों काम कर रहे थे, ऐसे भी आपको पेंटिंग्स मिलेंगे। वी फाइंड पेंटिंग्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर बेसिकली वर्किंग टुगेदर। उससे हमको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी जानकारी मिलती है। उससे हमको समझ में आता है कि कैसे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी भी हुआ करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेंटिंग्स के रूप में, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया साहब, ठीक है? तो ये पैलियोलिथिक पीरियड तक आज रखते हैं। कल के क्लास के अंदर जब आएँगे, तो आपको मीसोलिथिक, चाल्कोलिथिक के अंदर लेके जाते हुए लेटर ऑन फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेके जाऊँगा आपको, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? आज का क्लास यहाँ खत्म हुआ।